What we are going to discuss today is the long-lived assets. हमने as we all know about the बैलेंस शीट के अंदर हमारे जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर हमें एसेट्स नज़र आते हैं, लाइबिलिटीज नज़र आती हैं और इक्विटीज नज़र आती हैं। एंड एसेट साइड पे फिर हमारे पास दो सेगमेंट आ जाते हैं। एक होता है आपका करंट एसेट्स और फिर उसके साथ हो जाते हैं फिक्स्ड एसेट्स। और उस एतबार से अगर हम देखें तो फिक्स्ड एसेट्स इसकी एक प्रायर अंडरस्टैंडिंग तो हमने ऑलरेडी ली हुई है कि फिक्स्ड एसेट्स जो है वो एक्चुअली क्या बेसिकली जो है वो रोल प्ले करते हैं अपना। बट द थिंग इज कि हमें आज थोड़ा उसको थॉरली देखना है कि किस तरीके से हम अपने जो लॉन्ग लिव्ड एसेट्स हैं उसको हम अपने अकाउंटिंग के अंदर डील करते हैं। सो लॉन्ग लिव्ड एसेट्स के हवाले से हमारी जो डिस्कशन है उसको ज़रा हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम लॉन्ग लिव्ड एसेट्स को देखते हैं। फिक्स एसेट्स की बात करते हैं तो फिक्स एसेट्स के अंदर हमें नज़र आता है कि जो एक्सपेंस है वो एसेट साइड के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। एक वो एक्सपेंस जो कि कंपनी जो है वो एक दफ़ा करती है, लाइक अपने फिक्स एसेट्स के ऊपर एक दफ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको स्टैब्लिश कर लिया, उसको बिल्डअप कर लिया और बिल्डअप करने के बाद जो है उसके ऊपर फिर उसको अपने ऑपरेशंस के अंदर यूज़ किया। इसके साथ साथ फिर वो एक्सपेंसेस भी होते हैं जो कि ड्यूरिंग द पीरियड जो है कंपनी जो है वो करती है। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि बैलेंस शीट के ऊपर चूंकि बैलेंस शीट जो है वो सिर्फ एक दिन की बनाई जाती है, तो उस एक दिन के हिसाब से हम देखें तो हमारे पास स्टेटस होता है कि इस पर्टिकुलर डेट के ऊपर जो है हमारे पास पर्टिकुलर जितने हमारे हेड्स बैलेंस शीट के अंदर मौजूद हैं, तो उसमें क्या क्या अमाउंट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। और वो होती है एक दिन की। लेकिन इसके साथ साथ हम जब देखते हैं इनकम स्टेटमेंट को, तो इनकम स्टेटमेंट के ऊपर जो हमें एक्सपेंसेस नज़र आते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड कंपनी ने कितने जो है वो एक्सपेंसेस किए अपने उस पर्टिकुलर रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। यानी कि हम सेल्स की अमाउंट देखते हैं, तो सेल्स की अमाउंट के ऊपर हम ये कहते हैं कि हाँ भाई सेल्स के साथ जो है वो फिर लाइक उस सेल्स को लेने के लिए, उसका रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कंपनी ने कितने एक्सपेंसेस जो है वो किए हैं ड्यूरिंग द पीरियड, ताकि वो पैसा जो है वो कंपनी अपनी कंपनी की जेब में ला सके। और इसके साथ साथ जो है वो हम ये भी कह सकते हैं और ये भी कहते हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड जो है लाइक कंपनी ने कितने एक्सपेंसेस किए एक पर्टिकुलर अपने ऑपरेशन को रन करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हम दोनों एक्सपेंसेस दोनों एक्सपेंसेस है ना, जब हम बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, दूसरे एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो वो भी एक्सपेंस है। और जो आपके इनकम स्टेटमेंट के अंदर नजर आ रहे हैं पोर्शन, वो भी आपका एक्सपेंस है। लेकिन यहाँ पे इसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो जरा डिफरेंट हो जाती है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे डिफरेंट हो जाती है, बेसिकली हमारी आज जो टॉपिक है वो मेनली इसी चीज से रिलेटेड है कि हमने अगर हम किसी चीज को कैपिटलाइज कर देते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या बनता है। और कैपिटलाइजेशन इटसेल्फ एक एक्सपेंस है। एक इसको हम करंट एक्सपेंस भी कह सकते हैं, इसको हम आने वाला एक्सपेंस भी कह सकते हैं। तो किस तरीके से ये आपकी जो अकाउंट से अकाउंट के अंदर आके वो डील होता है, तो हम बेसिकली उस एंड से उसको देखते हैं। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो व्हेन वी सेज कैपिटलाइज, तो इसका मतलब ये है कि अब हम ये बात कर रहे हैं कि हमने उस पर्टिकुलर चीज को, उस पर्टिकुलर थिंग को हमने बैलेंस शीट का पार्ट बनाया, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनाया। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनाने का मतलब है कि हमने बैलेंस शीट में उसको फिक्स एसेट्स का पार्ट बनाया। अब इसका अल्टीमेटली ये भी एक्सपेंस है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर हम इसको किस तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, अगर हम एक पर्टिकुलर चीज को उठा के कैपिटलाइज कर दें,
कैपिटल एक्सपेंस का पार्ट बना दें, या फिर एक एक्सपेंस को उठा के हम इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बना दें, तो ऐसी चीज में क्या इम्पैक्ट आएगा? एक्सपेंस दोनों ही है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन क्रिएट होती है, डिफरेंशिएशन क्या क्रिएट होती है कि हम जब कहते हैं कि कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन का मतलब ये है कि हमने एक चीज को एसेट का पार्ट बनाया है, जो कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर उसको इस्तेमाल करेगी, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर इस्तेमाल करेगी। उसके साथ साथ अल्टीमेटली हम ये कहेंगे कि उस एसेट के अगेंस्ट में पॉसिबली कंपनी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो चार्ज करेगी, या उस कॉस्ट को एडजस्ट करने के लिए, उस कॉस्ट को कम करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है हर एसेट की अपनी एक लाइफ पर्टिकुलरली होती है। अगर हम सेगमेंट वाइज डिस्कस करें तो आगे चल के हम इन डिटेल उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि वो एक एक्सपेंस भी है। तो फिर हम किस तरीके से एक्सपेंस को बैलेंस शीट का पार्ट बनाते हैं, किस तरीके से हम उसको इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे इस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा कि एक कंपनी किस एंगल से डिसाइड करेगी कि उसको उसने अपनी बैलेंस शीट का पार्ट बनाना है या उसको रूटीन एक्सपेंस का पार्ट बनाना है। अगर तो बैलेंस शीट का पार्ट बनाना है तो फिर वो लॉन्ग लिव्ड एसेट्स की कैटेगरी में फॉल करेगा जाके, फिर बाय डेफिनेशन हम उसको लॉन्ग लिव्ड एसेट्स कह सकते हैं। लेकिन अगर उसको अपने लॉन्ग लिफ्ट की बजाय अगर उसको रूटीन एक्सपेंस का पार्ट बनाना है, तो फिर ऐसी सूरत में उसका जो एक्सपेंस है वो सिर्फ उसी पीरियड से पर्टेन करेगा। और अगर हम उसको कैपिटलाइज करेंगे बैलेंस शीट के अंदर, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम उस एक्सपेंस को फिर अपने बिजनेस ऑपरेशंस में मोर देन 1 ईयर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक डिफरेंशिएशन क्रिएट होता है कि जब हम किसी नॉर्मल एक्सपेंस की बात करते हैं और जब हम बात करते हैं कि हमने पर्टिकुलरली किसी चीज को उठा के अपनी बैलेंस शीट का पार्ट बनाना है ताकि हम उसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकें। तो यूजुअली जो आप फिक्स एसेट्स का पार्ट बनाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है तो वो अपनी व्हीकल्स को अपने एसेट्स का पार्ट बनाएगा। मिसाल के तौर पे आपकी यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी अपनी बिल्डिंग को, अपने फर्नीचर को अपने एसेट्स का पार्ट बनाएगी। प्रोजेक्टर हो गया आपका, बोर्ड्स हो गए, रोस्ट्रम हो गए, ये तमाम वो एक्सपेंसेस है जो कंपनी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनाती है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनाने के साथ जो है वो ना सिर्फ उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनाती है, बल्कि उसको अकॉर्डिंगली वो डेप्रिशिएट भी करती है। अब सवाल ही पैदा होता है कि हम डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करते हैं। देखो, जब हमने किसी भी पर्टिकुलर चीज को उठा के कैपिटल एसेट का पार्ट बना दिया, तो फिर इसका मतलब ये है कि अब हम उसको डेप्रिशिएट करेंगे। अब हम उसको डेप्रिशिएट करेंगे, या तो अगर अगर फिजिकल एसेट होगा तो फिर हम उसको डेप्रिशिएट करेंगे। उसके जो पर्टिकुलर एक्सपेंस का जो एक हिस्सा होगा उसको हम रूटीन एक्सपेंस का पार्ट बनाएंगे। एज यू ऑल नो कि जो एक फिक्स एसेट होता है, वो फिक्स एसेट जो है वो उसकी एक लाइफ कंपनी जो है वो सेट करती है। उस लाइफ के हिसाब से कौन सा मेथड यूज करना है आगे चल के हम बात करेंगे। उस मेथड को फॉलो करते हैं, फिर वो क्या करती है, अकॉर्डिंगली उस एसेट की एक एक्सपेंस जो है उसको वो रूटीन एक्सपेंस का पार्ट बना देती है, यानी कि उसको डेप्रिशिएट कर देती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने अपनी जो फिक्स एसेट्स की लाइफ के अकॉर्डिंगली आपने उसकी कॉस्ट को थोड़ा एडजस्ट किया। आपने एक एसेट की लाइफ सेट की, लेट्स से 4 ईयर, 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के हिसाब से आपने देखा कि हाँ भी मेरा जो ये एक्सपेंस है ये 5 साल तक मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। तो उस एक्सपेंस में से एक थोड़ा सा एक्सपेंस उठा के आपने अपने जो करंट पीरियड था उसका पार्ट बना दिया एज ए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। हम ऑलरेडी ये देखते हैं कि अगर कंपनी फिजिकल एसेट्स की बात करती है, शायद आप लोगों ने ऑलरेडी इस चीज को पढ़ा भी हो, कंपनी अगर फिजिकल एसेट्स की पार्ट बात करती है तो ऐसी सूरत में वो उसको डेप्रिशिएट करती है। यानी इन टर्म्स अगर हम बोलें तो अगर कंपनी नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रही है तो नेचुरल रिसोर्सेज के अगेंस्ट में कंपनी उसको डिप्लीट करती है, डिप्लीशन प्रोसेस फॉलो करती है। और अगर कंपनी जो है वो इनटेंजिबल एसेट जो है वो, लेकिन विद फाइनाइट लाइव्स, जिसकी लाइफ जो है वो आइडेंटिफाई हो सकती है, तो बेस्ड ऑन दैट कंपनी जो है वो उसको अमर्टाइज करती है। तो ये बेसिकली कंपनी जो है वो डिफरेंट तरह के जो सेगमेंट्स हैं अपने फिक्स एसेट्स के,
उसको अकॉर्डिंगली वो उसका जो एक्सपेंस होता है, टोटल एक्सपेंस होता है, उसको फिर वो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है ना। मिसाल के तौर पे एसेट्स की लाइफ 5 इयर्स। अब उस एक्सपेंस को 5 साल तक जो है वो एक्सपेंस आउट करना है, तो इसका मतलब उसमें से एक पीरियड का एक्सपेंस उठाया, उसको करंट का पार्ट बना दिया एज ए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो इसका मतलब अगर 5 साल वो ऐसे डेप्रिशिएट होगा तो वो अकॉर्डिंगली अपनी कॉस्ट को कम करेगा, अकॉर्डिंगली उसकी जो कॉस्ट है वो एडजस्ट होगी। एक और चीज भी आती है, आगे चल के हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, जैसे लैंड। लैंड चूंकि उसकी कोई लाइफ नहीं होती, तो वो डेप्रिशिएट भी नहीं होता। तो इसका मतलब फिर हम ये देखते हैं कि हमारा फिजिकल एसेट, हमारा इंटेंजिबल एसेट, लेकिन वो एसेट्स जिनकी लाइफ आप सेट कर सकते हो, जिनकी फाइनाइट लाइफ होती है, वो बेसिकली उनका जो प्रोसेस होता है डेप्रिसिएशन का और अमोर्टाइजेशन का, वो फॉलो होता है। लेकिन अगर किसी की लाइफ नहीं होती है तो वो डेप्रिशिएट भी नहीं होता है। लाइक अगर हम फिजिकल एसेट्स की बात करें तो फिजिकल एसेट्स के अंदर आपके पास आ जाते हैं ये लैंड। और इसी तरीके से हम एग्जांपल ले सकते हैं, अगर सॉफ्ट फॉर्म में देखें, यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स की सूरत में देखें, तो हम कह सकते हैं कंपनी की गुडविल। गुडविल जो है वो आपकी बेसिकली वो आपका चूंकि इसकी लाइफ नहीं होती है, और लाइफ ना होने की वजह से इसकी डेप्रिसिएशन भी नहीं होती है या इसकी अमोर्टाइजेशन भी नहीं होती है। गुडविल क्या होती है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक एसेट, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है तो वो ये देख रही है कि उसकी मार्केट वर्थ क्या है, या कंपनी ने अपनी एक मार्केट वर्थ स्टैब्लिश करवाई है। तो ऐसी सूरत तो उसके सामने एक चीज आएगी, उसकी जो वैल्यू है, करंट वैल्यू है, वो उसकी इस वक्त जो उसके पास बुक्स के अंदर जो उसकी वैल्यू मौजूद है उस वैल्यू से ज्यादा है। तो इसका मतलब फिर वो जो ऊपर की वैल्यू है वो बेसिकली उसको एज अ गुडविल वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगी, और अकॉर्डिंगली कैपिटल एक एक्सपेंस, उस एक्सपेंस को उठा के हमने जो है वो कैपिटलाइज कैपिटलाइज करना है, या फिर हमने उसको एक्सपेंस एक्सपेंस आउट करना है, रूटीन एक्सपेंस का पार्ट बनाना है। तो उसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। Northwood Corp purchased new equipment to be used in its. The cost of the equipment was 2,50,000, including 5,000 freight and 12,000 of taxes. In addition to the equipment cost, Northwood paid 10,000 to install the equipment and 7,500 to train its employees to use the equipment. Over the asset's life, Northwood paid 35,000 for repair and maintenance at the end of 5 years. Northwood extended the life of the asset by rebuilding the equipment's motor at a cost of 85,000. इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बना लें, फिर कुछ फर्दर चीजें जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। What amounts should be capitalized on Northwood balance sheet and what amounts should be expensed in the period incurred? तो बेसिकली कंपनी के लिए एक टास्क होता है कि वो किस तरीके से अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसको अकॉर्डिंगली अपने बैलेंस शीट का पार्ट बनाती है या फिर अपने इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनाती है। तो अब सवाल ही पैदा होता है, हमारे पास जो नंबर्स मौजूद हैं, दैट इज के एक नया प्लांट, उसकी कॉस्ट है 2,50,000, उसमें 5,000 फ्रेट इम्पैक्ट हुआ, 12,000 का टैक्स हुआ। उसके बाद इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000 के, 7,500 जो है वो ट्रेनिंग की एक्सपेंस जो है वो काउंट हुई, 35,000 जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस के दिए, और उसके साथ साथ जो है वो उसकी रीबिल्डिंग के लिए उसकी जो इक्विपमेंट मोटर्स थी 85,000 उसके ऊपर कॉस्ट इनकर हुई। तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन अगर अब हम ये देखें तो हम किस तरीके से उसको डिवाइड करेंगे। नॉर्थवुड शुड कैपिटलाइज ऑल कॉस्ट दैट प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो कोई भी एसेट जो कंपनी अपने पास कैपिटलाइज करती है तो इसका मतलब वो उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देखती है, कितने लाइफ तक इससे फायदा उठाया जा सकता है, including the costs that are necessary to get the asset ready for use. Rebuilding the equipment's motor extended its life, thus increase its future benefits. तो इसका मतलब एक तो ये हो गया कि हमने एक एसेट बाय किया, उसको उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस, उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ये तमाम चीजें हमने उसकी इनकॉर्पोरेट की उस वक्त तक जितनी कॉस्ट, कि जब तक आपकी जो मशीन है
या जो आपका इक्विपमेंट है या जो आपका फिक्स एसेट है वो ऑपरेशनल कंडीशन में नहीं आ जाता। उसके साथ साथ वो भी एक कॉस्ट जो है आपकी एसेट का पार्ट बन जाती है जिसको आप कैपिटलाइज करते हो। वो कॉस्ट कौन सी होती है जो कि आपकी एसेट की लाइफ को बढ़ा दे। जैसे कि यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे एक इक्विपमेंट मोटर जो है वो उसको यूज किया गया, उसकी उसको जो है लगाया गया है, उसकी रीबिल्डिंग की गई है। तो उसने क्या किया, आपके जो इक्विपमेंट था उसकी लाइफ को बढ़ा दिया। तो अल्टीमेटली उसका जो इकोनॉमिक बेनिफिट था वो बढ़ गया। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन अब हम जो कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे वो क्या होगा, परचेज कॉस्ट 2,50,000, इंस्टॉलेशन कॉस्ट 10,000 और जो रीबिल्डिंग मोटर्स थी 85,000 की वो हमारा। अच्छा ये 2,50,000 ये जो है इंक्लूडिंग है फ्रेट एंड टैक्सेस जो कि आपके 2,50,000 का पार्ट बने हैं। अच्छा, cost that do not provide future economic benefits are expensed in the period incurred. ड्यूरिंग द पीरियड जो एक्सपेंस किया है वो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं दे रहे हैं तो वो आपकी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनेंगे। द इनिशियल ट्रेनिंग कॉस्ट आर नॉट नेसेसरी टू गेट द एसेट रेडी फॉर यूज। ठीक है, ये लाजमी नहीं है कि जो ट्रेनिंग पे कॉस्ट इनकर की गई है वो उसके उसका एसेट का पार्ट बने। Rather, the training costs are necessary to get the employees ready to use the asset. वो employees से pertain करती है cost. Thus, the training costs are immediately expensed. Repair and maintenance costs are operating expenditures that do not extend the life of the equipment. तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस किसी भी मशीन इक्विपमेंट के हवाले से एक रूटीन मेंटेनेंस जो है वो अप्लाई होती है, इनकर होती है ड्यूरिंग द पीरियड, तो वो आपके रूटीनली जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं उनका पार्ट बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हम इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनाएंगे वो होगा ट्रेनिंग कॉस्ट और साथ में होगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इन दोनों कॉस्ट को हम एडअप कर लेंगे तो आपका 42,500 का जो कॉस्ट होगा वो पार्ट बन जाएगा इनकम स्टेटमेंट का। जबकि 3,45,000 का जो कॉस्ट होगा वो आपका पार्ट बनेगा बैलेंस शीट का। तो एक कॉस्ट जो आई मशीन खरीदी, मशीन खरीदने से लेकर ऑपरेशनल कंडीशन तक, ऑपरेशनल कंडीशन तक लाने में उसके अंदर बहुत सारे एक्सपेंसेस हुए ड्यूरिंग द पीरियड, रिपेयर एक्सपेंस हुआ, ट्रेनिंग एक्सपेंस हुआ। तो अब आपने उस कॉस्ट को सेपरेट किया कि हाँ भाई यहाँ पे अब कौन सी कॉस्ट जो है हमने पार्ट बनानी है आपके जो है वो एसेट का, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, और कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो कि आपने पार्ट बनानी है आपके इनकम स्टेटमेंट का। अब यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूंगा सॉरी। अब यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूंगा मजीद आगे जाने से पहले कि एक्सपेंसेस यानी आगे जो एक्सपेंसेस इनकर होते हैं यहाँ पर भी आपने इस चीज को एक्सपीरियंस किया कि आगे जो होने वाले एक्सपेंसेस हैं ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एसेट वहां पर भी फिर कंपनी को देखना पड़ता है कि ये एक्सपेंस किसका पार्ट बनेगा। क्या इसने उस पर्टिकुलर एसेट की फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को सामने रखते हुए उसकी लाइफ को बढ़ाया है। अगर तो ऐसा है तो फिर आप उस एक्सपेंस को आपके फिक्स एसेट का पार्ट बना दोगे, उस पर्टिकुलर एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना दोगे। अकॉर्डिंगली फिर उसकी जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है वो चार्ज करोगे, उसका जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा वो रिवाइज हो जाएगा। क्या उसने वो जो एक्सपेंस हुआ है वो रूटीन का एक्सपेंस है या ऐसा एक्सपेंस है जो कि हो गया लेकिन उससे उस पर्टिकुलर एसेट की लाइफ में कोई इजाफा नहीं हुआ। तो फिर ऐसी सूरत में जो कॉस्ट इनकर हो रही है वो फिर आपकी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बन जाती है। तो यहाँ पे कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। यूनिवर्सिटी ने फर्नीचर बाई किया, तो अगर एक टेबल है तो अब यूनिवर्सिटी को डिसाइड करना है कि भाई ये जो टेबल है ये क्या मैं अपने फिक्स एसेट का पार्ट बनाऊं या अपने रूटीन उस एसेट को अपने बिजनेस ऑपरेशंस में इस्तेमाल करना है। जो एसेट आपने बाई किया है वो एसेट, अगर तो आपने मशीन को बेचने की नीयत से लिया है तो आपकी थर्ड जो पॉइंट है वो अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर किसी वजह से वो मशीन अगर रीसेल करनी पड़ जाती है, खराब हो जाती है और उसको बेच के नई मशीन रिप्लेस करना पड़ जाती है तो ऐसी सूरत में फिर आपका थर्ड पॉइंट जो है वो अप्लाई रहता है। कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट बेसिकली एक तो नॉर्मल इंटरेस्ट होता है ना कि जो कि आपने लाइक कोई लोन लिया, उस लोन के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट पे किया। अब यहाँ पे पोजीशन क्या बनती है, when a firm construct an asset for its own use or in limited circumstances for resale, the interest that accrues
during the construction period is capitalized as a part of asset cost. कि आपने एक कंपनी ने एक इंटरनली एक एसेट जो है वो प्रोड्यूस किया और उसकी प्रोडक्शन में डेफिनेटली कॉस्ट आई, पॉसिबली वो जो कॉस्ट आई वो एक लोन बोरो करके उसको लगाया गया और उसके ऊपर डेफिनेटली कंपनी जो है इंटरेस्ट पे करेगी। तो वो जो एसेट इंटरेस्ट कॉस्ट होगी उस इंटरेस्ट कॉस्ट को बेसिकली कंपनी अपने एसेट कॉस्ट का पार्ट बनाएगी। The reason for capitalizing interest are to accurately measure the cost of the asset and to better match the cost with the revenue generated by the constructed asset. Right. तो अब ऐसी सूरत में हम जब ये बात करते हैं कि कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट, तो यहाँ पे हम एग्जैक्टली exactly उस पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं जब हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो एसेट हमने कंपनी ने कंस्ट्रक्ट किया है, कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो भी कॉस्ट उसने बोरो की है उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट पे कर रही है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट, तो ऐसी सूरत में वो सारा का सारा जो इंटरेस्ट होगा वो आपका पार्ट बनेगा आपके फिक्स एसेट का। और दूसरी सूरत में जब वो एसेट कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद, तो ऐसी सूरत में अब जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं वो इंटरेस्ट जो है आपके इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंशिएशन क्रिएट करना होगा कि जब एक एसेट को आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो उसका ऊपर जो इंटरेस्ट आपने पे करना होता है उसको किस तरीके से आप डील करते हो। आईएफआरएस और यूएस गैप, जब हम कहते हैं कि कैपिटलाइज इंटरेस्ट इज रिपोर्टेड, ये तो हमने बात कर ली कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर जो है जब आप ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन जो है वो इंटरेस्ट पे करते हो तो वो अल्टीमेटली आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा। और अगर आप उसको इंटरेस्ट एक्सपेंस पे रिपोर्ट करोगे इनकम स्टेटमेंट के अंदर तो वो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो यूएस गैप है वो ये वाला स्ट्रैटेजी जो है वो फॉलो करता है, जबकि जो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग कैश फ्लो के हवाले से आईएफआरएस के अंदर है, वो सीधा सीधा जो है अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस का जो पार्ट होता है वो उसको आईएफआरएस के अंदर जो है वो ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तीनों के अंदर वो उसको दिखा सकता है मल्टीपल एंगल से, इंटरेस्ट रिसीविंग एंड से, इंटरेस्ट पेमेंट एंड से, और वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के एंड से। अब यहाँ पे जो एनालिस्ट है उसको देखना होगा बोथ कैपिटलाइज्ड एंड एक्सपेंस इंटरेस्ट शुड बी यूज्ड व्हेन कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट कवरेज रेशो, कि जब कंपनी के लिए आप इंटरेस्ट कवरेज रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको दोनों इंटरेस्ट जो है वो ऐड करने होंगे। अल्टीमेटली वो कंपनी के लिए इंटरेस्ट तो है ना। ऐसी सूरत में तो कंपनी को क्या करना, एनालिस्ट को क्या करना होगा कि जितना इंटरेस्ट उसने जो है वो कैपिटलाइज्ड किया है वो प्लस जितना एक्सपेंस उसने इंटरेस्ट की सूरत में पे ऑफ किया है वो सारा का सारा इंटरेस्ट कंपनी उस एनालिस्ट को ऐड करना होगा जब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करेगा। अब थोड़ा और आगे अपने डिस्कशन को बढ़ाते हैं इस सेंस से कि जो like compare the financial reporting of the following types of intangible assets: purchased, internally developed, acquired in a business combination। तो इस एंड से अब देखते हैं कि इसकी रिपोर्टिंग किस तरीके से की जाती है। Intangible assets are long-term assets that lack physical substance, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, such as patents, brand names, copyrights and franchises. Some intangible assets have finite lives while other have indefinite lives. बिल्कुल वैसे ही जैसे फिजिकल एसेट्स के अंदर आप देखते हैं तो जिस लैंड के ऊपर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उस बिल्डिंग की तो अपनी एक लाइफ मौजूद है, लेकिन लैंड लैंड की अपनी कोई लाइफ नहीं होती। द कॉस्ट ऑफ फाइनाइट लिव्ड intangible asset is amortized over its useful life.
जिसकी आप लाइफ डिफाइन कर सकते हो, वो इंटेंजिबल एसेट, उसकी जो कॉस्ट है वो अमर्टाइज होगी। इनडेफिनिट लिव्ड इंटेंजिबल एसेट्स आर नॉट अमर्टाइज, ठीक है, जिसकी लाइफ आप मुतय्यन नहीं कर सकते उसको आप अमर्टाइज नहीं करते। बट यहाँ पे जो एक चीज ऐड हो रही है वो है इम्पेयरमेंट टेस्ट। ऑलरेडी शायद हमने इसके ऊपर बात कर चुके हैं, दोबारा इसको यहाँ पे हम रिपीट करेंगे ताकि और मजीद क्लैरिटी हो जाए। आगे इसके ऊपर पूरी डिटेल मौजूद है। इफ impaired, the reduction in value is recognized in the income statement as a loss in the period in which the impairment is recognized। impairment क्या होती है, दोबारा हम आगे चल के इसके ऊपर बात करते हैं। तो कह रहा है कि आपकी अगर जो वैल्यू है एसेट की, इम्पेयरमेंट के बाद अगर उसकी वैल्यू आपको रिड्यूस नजर आती है, तो जो डिफरेंशियल होगा वो फिर आप एज ए लॉस यानी अपनी एसेट की जो वैल्यू है उसको रिवाइज करोगे। और जो डिफरेंशियल होगा, मिसाल के तौर पे आपके एसेट 100 रुपए का आपकी बैलेंस शीट में शो हो रहा है, और उसके बाद आपने जब उसका इम्पेयरमेंट टेस्ट किया तो पता ये चला कि उसकी कॉस्ट मार्केट के अंदर 100 रुपए नहीं है, अब वो है 80 रुपए। तो फिर ऐसी सूरत में अब आप क्या करोगे, आपको जो फिक्स एसेट है उसको 80 रुपए का दिखाओगे, और जो 20 रुपए हैं वो लॉस की सूरत में अपने इनकम स्टेटमेंट के अंदर ड्यूरिंग द पीरियड आपको रिकॉग्नाइज करना होगा। Intangible assets are also considered either identifiable or unidentifiable। अब यहाँ पे फर्दर फिर एक कैटेगरी ऐड हो रही है। एक तरफ तो हमने बात की इंटेंजिबल एसेट्स की लाइफ के हवाले से, उसके साथ साथ अब आप ये बात कर रहे हो आइडेंटिफाइबल और अनआइडेंटिफाइबल। अंडर IFRS एन आइडेंटिफाइबल इंटेंजिबल एसेट मस्ट बी, इसकी अब डेफिनेशंस इन्होंने आपके सामने रखी हैं, कैपेबल ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द फर्म और अराइज फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्चुअल और लीगल राइट, controlled by the firm, second point, and the third one is expected to provide future economic benefit। तो आइडेंटिफाइबल इंटेंजिबल एसेट वो एसेट जो कि आप सेपरेटली उसको फर्म से सेपरेटली उसको रीड कर सकते हो, फर्म उसको कंट्रोल कर सकती हो। और इस अब अगर हम अच्छा जी, अब अगर हम अनआइडेंटिफाइबल इंटेंजिबल एसेट की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि लाइक जिसकी इज वन दैट कैन नॉट बी परचेज सेपरेटली एंड मे हैव एन इनडेफिनिट लाइफ। सेपरेटली आप उसको बाय नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे जो कॉमन एग्जांपल है अनआइडेंटिफाइबल इंटेंजिबल एसेट की, दैट इज गुडविल। Goodwill is the excess of purchase price over the fair value of the identifiable asset net of liabilities acquired in a business combination। वो वैल्यू इन एक वैल्यू तो बिजनेस में आपको शो हो रही है, टोटल एसेट्स में से जब आप लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो वो जो वैल्यू आपके सामने आ रही है, अगर आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो उससे ज्यादा है, दैट्स कॉल्ड फेयर वैल्यू। वो अगर उससे ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि अब आप जो एक्सेस वैल्यू है, वो जो एक्सेस अमाउंट है उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज अ गुडविल रिकॉर्ड करते हो, अकॉर्डिंगली अपनी जो इक्विटी है उसको एडजस्ट करते हो। Not all intangible assets are reported on the balance sheet। Accounting for an intangible asset depends on whether the asset was created internally, purchased externally, or obtained as part of a business combination। तो कह रहा है कि सारे के सारे जो आपकी इंटेंजिबल एसेट्स हैं वो आपकी बैलेंस शीट का पार्ट नहीं बनती है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा आपका पार्ट बनेगा, कौन सा नहीं। अब उसको अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि अगर किसी को इंटरनली प्रोड्यूस किया गया है, एक्सटर्नली बाय किया गया है, या एक्विजिशन के बिजनेस कॉम्बिनेशंस के अगेंस्ट में वो हमारे पास बिजनेस में ऐड अप हुए हैं। तो इंटरनली जो क्रिएटेड होते हैं उसके हवाले से बात करते हैं। तो उसके अंदर जो आपके पास मेन आपकी जो कॉस्ट आती है, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से रिलेटेड कॉस्ट जो कि आपके बिजनेस के अंदर कॉस्ट इनकर होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, इसको देख लेते हैं। अंडर IFRS, research costs, which are costs aimed at the discovery of new scientific or technical knowledge and understanding, are expensed as incurred. जो रिसर्च की कॉस्ट होगी वो IFRS के अंदर आपके इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनेगी। However, डेवलपमेंट कॉस्ट में बी कैपिटलाइज्ड, लेकिन जब उसको डेवलप किया जाएगा तो ऐसी सूरत में उसकी जो कॉस्ट होगी उसको कैपिटलाइज किया जाएगा। ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट IFRS क्या करता है, उसको दो हिस्सों में ब्रेक करता है कि जो रिसर्च के हवाले से जो भी कॉस्ट इनकर हो रही है वो उसको अपनी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनाएगा, लेकिन अगर अब उसको डेवलपमेंट फेज पे ले गए हैं तो वो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी या जो डेवलपमेंट कॉस्ट होगी वो फिर वो कैपिटलाइज करेगा। Development costs are incurred to translate research findings into a plan or design of a new product or process। तो चूंकि ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है ये नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हवाले से बात करता है या काम करता है, तो ऐसी सूरत में जो भी कॉस्ट होगी वो आपकी कैपिटलाइज हो जाती है। To recognize an intangible asset in development, a firm must show that it can complete the asset and intends to use or sell the complete asset among others criteria। अब ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो इंटेंजिबल एसेट डेवलप कर रही है, यानी उसकी जो रिकग्निशन है वो बेस्ड ऑन विच कंडीशन है कि क्या कंपनी उसको इस प्लानिंग के तहत बना रही है कि उसको वो यूज करेगी या फिर वो कंप्लीट होने के बाद या फिर वो उसको बेचेगी। उसके अकॉर्डिंगली जो उससे पहले हमने ट्रीटमेंट्स डिस्कस की हैं, लाइक अभी हमने इससे पहले एक पार्ट देखा कैपिटलाइज इंटरेस्ट का, तो वो भी इम्पैक्ट ले लेता है इसी पॉइंट पे आके कि अगर आपने उसको इस्तेमाल करना है या आपने उसको बेचना है, तो वहां पे हमने देखा कि बनने के बाद जो भी इम्पैक्ट होगा उसके इंटरेस्ट का वो आपके इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा अंडर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और जो मैन्युफैक्चरिंग साइड के हवाले से होगा उसको बेचने का प्लान होगा तो फिर वो COGS का पार्ट बनेगा। तो वहां पे फिर आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो चेंज हो जाती है। अच्छा जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट के हवाले से यूएस गैप क्या कह रहा है? यूएस गैप कह रहा है कि बोथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट आर जनरली एक्सपेंस्ड एज इनकर्ड। कि यूएस गैप जो है वो डिफरेंशिएट नहीं करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो भी कॉस्ट होगी वो सारी की सारी एज एन एक्सपेंस जो है वो अपने पास रिकॉर्ड करेगा। However, the cost of creating software for sale to others are treated in a manner similar to the treatment of research and development cost under IFRS। अब यहाँ पे कह रहा है कि चलो ये तो हमने समझ लिया कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है, IFRS कह रहा है कि रिसर्च कॉस्ट जो है उसको इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बना लो और जो डेवलपमेंट कॉस्ट है उसको कैपिटलाइज कर लो, लेकिन यूएस गैप क्या कह रहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट दोनों जो है वो आपकी एक्सपेंस का पार्ट बन जाएगी। लेकिन जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात आएगी तो भाई IFRS एग्जैक्टली वही रिस्पॉन्ड करेगा जो यूएस गैप रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो जो पूरी की पूरी कॉस्ट होगी उसको वो अपना एक्सपेंस का पार्ट बना लेगा। Costs incurred to develop software for sale to others are expensed as incurred until the product's technological feasibility has been established, after which the cost of developing a saleable product are capitalized। तो बहरहाल इसको सिंपल टर्म से बोलें तो सिंपल वो ये बोल रहा है कि अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं और उसको बेचने की नीयत से कर रहे हैं तो फिर हम उसकी जो डेवलपमेंट कॉस्ट होगी उसको हम कैपिटलाइज करेंगे, और अदरवाइज जो पूरा का पूरा जो एक्सपेंस होगा उसको हम इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बना देंगे। अच्छा, ये तो जो हमने एक जो पार्ट डिस्कस करने थे उसको डिस्कस किया, आपकी जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं जो कि इंटरनली क्रिएट होते हैं। परचेजिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, अगर आप कोई भी इंटेंजिबल एसेट को परचेज कर रहे हैं तो मिसाल के तौर पे हम ले सकते हैं लाइक टेंजिबल एसेट्स, एंड इनटेंजिबल एसेट परचेज फ्रॉम अनदर पार्टी इज इनिशियली रिकॉर्डेड ऑन द बैलेंस शीट एट कॉस्ट,
टिपिकली इट्स फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन, जितने का कंपनी ने उसको बाय किया है उसको वो अपनी बैलेंस शीट का पार्ट बना लेती है। इफ द intangible asset is purchased as part of a group, the total purchase price is allocated to each asset on the basis of its fair value। यानी अगर कोई भी ऐसा इंटेंजिबल एसेट है जिसके अंदर बहुत सारे सेगमेंट शामिल हैं, बहुत सारे पार्ट शामिल हैं, तो पूरा का पूरा एक ग्रुप है, तो ऐसी सूरत में जो एलोकेशन होगी वो उन तमाम को आपको अलग अलग करना होगा और अकॉर्डिंगली आपकी जो एसेट कॉस्ट होगी फेयर वैल्यू के हिसाब से आप उसको एलोकेट करेंगे। फॉर एनालिटिकल पर्पसेस एन एनालिस्ट इज यूजुअली मोर इंटरेस्टेड इन द टाइप ऑफ एसेट एक्वायर्ड रादर देन द वैल्यू असाइन्ड ऑन द बैलेंस शीट। तो अगर आप एनालिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऐसी सूरत में जो आपकी जो टाइप ऑफ एसेट है उसको एक्वायर करने की जो वैल्यू असाइन हुई है वो उसमें इंटरेस्टेड है, ना कि देन द वैल्यू असाइंड ऑन द बैलेंस शीट, बिकॉज वो फेयर वैल्यू के ऊपर आपकी जो है रिकॉर्ड होती है ना। अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास वो है कि फ्रेंचाइज जो है वो राइट्स लिए हैं कंपनी ने, कि recently acquired franchise rights may provide insights into the firm future operating performance. In this case, the allocation of the cost is not as important। ठीक है। The financial statement effects of capitalizing intangible assets are the same as the effects of capitalizing other expenditure। कह रहे हैं कि the financial statement effects of capitalizing intangible assets are the same as the effects of capitalizing other expenditures। Capitalizing results in higher net income in the first year and lower net income in the subsequent years। Similarly, assets, equity, and operating cash flows are all higher when expenditures are capitalized। अब देखो इस बात को समझना, अगर एक कॉस्ट कंपनी ने इनकर की है, एक कॉस्ट कंपनी ने इनकर की है और वो कॉस्ट जो है आपकी वो बैलेंस शीट का पार्ट बनी है, तो ऐसी सूरत में अगर मान लो कि वो अगर कॉस्ट को इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनाते तो आपकी जो नेट इनकम होती वो इंक्रीज करती या डिक्रीज करती। तो अब अगर इनकम आपकी डिक्रीज हो रही है और अगर उसी कॉस्ट को हम अगर बैलेंस शीट का पार्ट बनाएंगे, उसको कैपिटलाइज कर दें उसी एक्सपेंस को उठा के, तो जाहिर है वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। जब इनकम स्टेटमेंट में वो एक्सपेंस का पार्ट नहीं बनेगी तो ऐसी सूरत में आपकी जो इनकम होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है। तो ये एक बड़ा इफेक्ट होता है जब कंपनी किसी भी एसेट को उठा के जब अपने कैपिटल एसेट का पार्ट बनाती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनाती है और साथ में वो उसी एक्सपेंस को इनकम स्टेटमेंट का अगर पार्ट बना दे, तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो स्टैब्लिश होता है। लाइक कंपनी ये देखती है कि ऐसी सूरत में कि उसका करंट ईयर के अंदर करंट ईयर के अंदर अगर वो देखेगी तो ऐसी सूरत में उसको क्या नजर आएगा कि जी उसका जो इनकम स्टेटमेंट के ऊपर एक्सपेंस दिखाने की वजह से उसका इनकम डिक्रीज हो गया, लेकिन इन द वेरी नेक्स्ट पीरियड इनकम होगा वो ऑटोमेटिकली फिर वो इंक्रीज करेगा, बिकॉज आपका जो एक्सपेंस है वो आपने एक ही दफा इनकम स्टेटमेंट के अंदर दिखाया और ये वो एक्सपेंस था जो कि आपकी किसी भी एसेट की इकोनॉमिकल लाइफ को बढ़ा सकता था, लेकिन आपने उसको बना दिया इनकम स्टेटमेंट का पार्ट, तो उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर आपकी इनकम तो डिक्लाइन कर गई, लेकिन जब आपने उसी एक्सपेंस को उठा के बैलेंस शीट का पार्ट बना दिया तो इसका मतलब उसी पीरियड के अंदर आपकी जो इनकम थी वो इंक्रीज कर गई। होगा क्या कि जिस पीरियड के अंदर आपने उसको बैलेंस शीट की बजाय इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनाया तो उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर आपकी इनकम तो डिक्लाइन कर गई ना, लेकिन इन द वेरी सब्सिक्वेंट पीरियड अब वो एक्सपेंस दोबारा तो आपकी इनकम स्टेटमेंट के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होगा ना, वो तो पार्ट था बैलेंस शीट का। अब अगर उसको इनकम स्टेटमेंट पार करके पिछले पीरियड के अंदर आपकी इनकम डिक्लाइन कर गई, अगले पीरियड के अंदर वो आपकी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट होगा नहीं, तो आपकी जो इनकम होगी, नेट इनकम होगी, वो ऑटोमेटिकली शूट करेगी, एकदम से इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे एक एबनॉर्मल एबनॉर्मल बिहेवियर जो है वो सामने आता है। तो ऐसी सूरत में जब आपकी आपकी डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट हो, आपकी अमोर्टाइजेशन का इम्पैक्ट हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर का इम्पैक्ट हो या एक्सपेंस का इम्पैक्ट हो, ऐसी सूरत में कंपनी को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इन तमाम चीज़ों के हवाले से।
कि ऐसा तो नहीं है कि एक ऐसा एक्सपेंस जो कि आपके रूटीन एक्सपेंस का पार्ट नहीं था और उसको उठा के आपने इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बना दिया, और एक ऐसा एक्सपेंस जो रूटीन का पार्ट था उसको उठा के आपने गलती से बैलेंस शीट का पार्ट बना दिया। तो यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, आपके जो रेशोज होते हैं वो पूरे के पूरे हिल जाते हैं। कि एक बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर था, आपने उठा के उसको इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बना दिया। जब इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बना दिया तो आपका जो इनकम था उस पीरियड का वो डिक्लाइन कर गया। लेकिन इन द वेरी नेक्स्ट पीरियड आपने वो एक्सपेंस तो दिखाना नहीं था दोबारा, क्योंकि वो कॉस्ट वन टाइम आपकी इनकर होनी थी। तो जब आपने दोबारा वो कॉस्ट नहीं दिखाई तो आपकी जो इनकम है वो, अगर इफ ऑल अदर सर्कमस्टांसेस रिमेन्स कांस्टेंट, तो आपकी जो सेम अमाउंट से आपकी जो इनकम होगी वो आपकी फौरन शूट कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ऐसी सूरत में आपके सारे के सारे जो रेशियोज हैं वो ऑटोमेटिकली एक चेंज, एक वाजे चेंज जो है वो शो करेंगे। तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क स्टैब्लिश हो जाता है कि ऐसा क्या हो गया कि आपकी जो इनकम थी वो एकदम से इंक्रीज कर गई, आपके जो रेशियोज थे वो एकदम से, जो कनेक्टेड रेशियोज थे, पॉजिटिव रेशियोज थे वो इंक्रीज कर गए, जो नेगेटिव रेशियोज थे वो एकदम से डिक्रीज कर गए। ठीक है, अभी आगे चल के आप देखेंगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रेशियोज किस तरीके से इसमें वर्कआउट होते हैं, किस तरीके से हिलते हैं। अब इससे अगली बात हम करते हैं, दैट इज इंटेंजिबल एसेट्स ऑब्टेन्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन सच एज एक्विजिशन। यानी जब आप एक बिजनेस एक्वायर कर रहे हो तो उसका मतलब उससे रिलेटेड पे तमाम चीजें जो है वो आप एक्वायर कर रहे हो। ठीक है, अब जब बिजनेस कॉम्बिनेशंस की बात होती है तो ऐसी सूरत में जो पहली और जो मेन एग्जांपल आपके सामने आती है वो होती है गुडविल। तो कंपनीज जिनकी जिनके ऊपर कॉस्ट इतनी नहीं लगी होती है लेकिन उसकी जो वर्थ होती है वो उनके बिजनेस परफॉर्मेंस की बेस पे ज्यादा होती है, इसी वजह से उनकी जो गुडविल होती है वो इंक्रीज कर जाती है। इसकी मिसाल मैंने आपको दी कि एक बिजनेस, लाइक उसके ऊपर आपने 100 रुपये लगाए, और उसके बाद बल्कि आप इसको और बेहतर एग्जांपल ले सकते हो, लाइक जब ये व्हाट्सएप की डीलिंग हुई थी, जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को परचेज किया था, तो व्हाट्सएप की इटसेल्फ तो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है ना, बिकॉज वो एक इनटेंजिबल एसेट है, पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो इनटेंजिबल है। तो जब आपने उसकी एक्विजिशन की तो वो किस बेस पे की, उसकी मार्केट वर्थ के ऊपर, कि उसकी मार्केट वर्थ कितनी है, उसके ऊपर अपनी एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी उसके ऊपर नहीं। तो ऐसी सूरत में भी जब आपने एक बिजनेस को बाय किया तो आपने उस गुडविल के साथ उसको बाय किया ना, कि आपने ये देखा कि हाँ भी इसकी जो, वैसे तो 100 रुपए लगे थे लेकिन इसकी जो वर्थ है वो 150 रुपए, तो आपने 150 रुपए में उसको बाय किया, तो इसका मतलब 100 रुपए उसके लगे थे, 50 रुपए उसकी गुडविल थी, 150 रुपए आपने कॉस्ट बेयर की, तो आपने दोनों चीजों को आपने अपने बिजनेस का पार्ट बना लिया। जब आपने एक्विजिशन की तो आपने उसको गुडविल के साथ बाय किया, तो इसके मतलब ये गुडविल जो है ये आपकी इन आइडेंटिफाइबल एसेट भी काउंट होता है, क्योंकि इसको आप बिजनेस से सेपरेटली रीड नहीं कर सकते। आप किसी भी बिजनेस को जब बाय करोगे तो उसकी गुडविल के साथ ही बाय करोगे, तो इसका मतलब आप उसको सेपरेटली नहीं रीड कर सकते। आप जब बेचोगे बिजनेस को या खरीदोगे बिजनेस को तो फिर आप देखोगे उसकी वर्थ कितनी है, उस वर्थ के हिसाब से फिर आप उस बिजनेस को बाय करोगे। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ओवरऑल जो हम बात कर रहे थे अभी, जो थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, कैपिटलाइजेशन, एक एक्सपेंस को उठा के कैपिटलाइज कर देना और उसको या उसको एक्सपेंस का पार्ट बना देना ड्यूरिंग द पीरियड, तो उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो रेशियोज होती हैं, उनके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आता है। तो मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं नेट इनकम की। इसकी बात मैंने अभी आपसे की कि चाहे एसेट जो है वो टेंजिबल है या इनटेंजिबल है, दोनों सूरतों में आप अगर उसको, उस पर्टिकुलर चीज को अगर उसको कैपिटलाइज होना चाहिए था या बैलेंस शीट का पार्ट बनना चाहिए था, आपने उसको उठा के इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बना दिया, तो ऐसी सूरत में अभी आपने उसको रिस्पॉन्ड भी किया था कि उसकी जो इनकम होगी वो कम हो जाएगी।
और अगर अगले ही पीरियड में आप उसको उस एक्सपेंस को उठा के यानी कि आपने वो वन टाइम ही शो करना था और अगली दफा वो एक्सपेंस आपके बिजनेस के आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसका पार्ट ही नहीं बनना था, तो ऐसी सूरत में फिर जो आपकी इनकम होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। तो एक वाज़ेह डिफरेंस क्रिएट होगा ना। तो वाज़ेह डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से फिर आपके अल्टीमेटली जो इनकम होगी उसके अंदर फर्क आएगा। ये चीज बीइंग एन एनालिस्ट आपको देखनी है। इसी तरीके से जब इनकम में चेंजेस आते हैं तो इनकम में चेंज आने की वजह से आपकी जो शेयर होल्डर्स इक्विटी होती है उसमें भी इम्पैक्ट आता है। शेयर होल्डर्स इक्विटी के ऊपर कैसे इम्पैक्ट आता है? आपकी अगर नेट इनकम इंक्रीज करेगी तो वो नेट इनकम इंक्रीज होने की वजह से आपका कंपनी का रिटेन्ड अर्निंग इंक्रीज होगा और रिटेन्ड अर्निंग इंक्रीज होने की वजह से आपकी इक्विटी इंक्रीज करेगी एंड वाइज वर्सा। अगर इनकम आपकी डिक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब आपकी जो रिटेन्ड अर्निंग है वो भी डिक्रीज हो सकती है, यानी कि जितनी वैल्यू से उसको इंक्रीज होना चाहिए था उससे कम वैल्यू से वो इंक्रीज करेगी और अल्टीमेटली उसका जो अफेक्ट है वो इक्विटी के ऊपर रिफ्लेक्ट होगा। तो इसका मतलब आपकी जो इक्विटी है वो भी डिक्लाइन करेगी। यानी हम बात कर रहे हैं पीरियड्स की कि एक पीरियड में आपकी जो इनकम है वो और उसके बाद उसके साथ साथ जो दूसरी पीरियड है वो, ऐसी सूरत में आप कैसे उसको रीड आउट करोगे कि एक पीरियड में जब इनकम इंक्रीज हुई और उसी के साथ साथ आपकी इक्विटी इंक्रीज हुई। डायरेक्ट यानी कि आपका जो डायरेक्ट रिलेशन है इनकम का इक्विटी के साथ। और सब्सीक्वेंट पीरियड में जैसे ही आपने देखा तो आपने ये नोट किया कि इनकम डिक्रीज हुई और इनकम डिक्रीज होने की वजह से आपकी जो इक्विटी थी वो भी आपकी डिक्रीज हुई। तो इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशन बनता है आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्क होने का इनकम स्टेटमेंट के अंदर एज एन एक्सपेंस या बैलेंस शीट में एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। विद रिस्पेक्ट टू कैश फ्लो, अच्छा कैश फ्लो के ऊपर बेसिकली अगर हम किसी भी एक्सपेंस को अगर हम कैपिटलाइज करते हैं या अगर हम उसको जो है वो इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनाते हैं तो इन बोथ केसेस हमारा जो कैश फ्लो है उसके ऊपर एज सच कोई खास इम्पैक्ट नहीं आता। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है जब हम किसी भी एक्सपेंस को पार्ट बनाते हैं, like a capital expenditure is usually reported in the cash flow statement as an outflow from investing activity। ठीक है, यानी अगर हम उसको कैपिटलाइज करेंगे तो जब कैपिटलाइज करेंगे तो वो कैश फ्लो के अंदर पार्ट बन जाएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। और जब हम उसको इनकम स्टेटमेंट के अंदर पार्क करेंगे तो वो पार्ट बन जाएगा आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। Yani if immediately expense, the expenditure is reported as an outflow from operating activities। तो ऐसी सूरत में हम एसेट को, यानी हमने ये चीज तो देखी, हमने ये देखा कि हमने एक पर्टिकुलर जो भी हमारा एक्सपेंस था जब हमने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनाया तो ऐसी सूरत में उसको हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जो है वो शो किया। और इसी तरीके से जब हमने उसको इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनाया तो वो एडजस्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी उसका पार्ट बन गया। तो ऐसी सूरत में आपका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता, बिकॉज या ओवरऑल जो अगर आप कैश फ्लो ले लें उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। अब अगर हम डेप्रिसिएशन के एंड से बात करें तो होगा क्या कि एक एक्सपेंस आपने कैपिटलाइज किया और हर साल फिर आप उसकी डेप्रिसिएशन जो है वो पार्ट बना रहे हो आपके इनकम स्टेटमेंट का। तो वो जो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट है वो ऑटोमेटिकली अफेक्ट ले रहा है आपके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस के ऊपर। फर्क क्या होगा? आपने 100 रुपए एक साथ लगा दिए और उसके बाद वही 100 रुपए पार्ट्स में लगा के इनकम स्टेटमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन की सूरत में दिखा दिए और वो उसने इम्पैक्ट ले लिया फिर जाके आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ऊपर। तो ओवरऑल देखा जाए
आपकी जो इनकम है उस पे अफेक्ट आता है, आपकी बैलेंस शीट के ऊपर अफेक्ट आता है। लेकिन कैश फ्लो और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो उसके ऊपर एज सच कोई खास इम्पैक्ट नहीं आता। सिर्फ फर्क इतना पड़ता है, एक एक्सपेंस को आपने एक साथ दिखा दिया और एक एक्सपेंस को फिर आपने पार्ट्स की सूरत में दिखा दिया इन ड्यूरिंग पीरियड। लेकिन ओवरऑल जब आप लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव पे देखेंगे तो 5 साल के बाद उतनी ही कॉस्ट आप अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर लगा चुके होंगे। तो इनकम स्टेटमेंट के ऊपर इफेक्ट आता है, बैलेंस शीट के ऊपर इफेक्ट आता है, लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस के ऊपर एज सच कोई खास इम्पैक्ट नहीं बनता है। और इसी तरीके से अगर हम और रेशोज की बात करते हैं तो उसके अंदर हमने डेट रेशियोज यूज किए। तो डेट टू एसेट रेशो आपका, अगर इनकम ज्यादा हो जाएगी, यानी कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनाया तो आपका एसेट इंक्रीज होगा। एसेट इंक्रीज होगा तो आपका जो डेट टू एसेट रेशो है या जो डेट टू इक्विटी रेशो है वो लोअर हो जाएगा। जब एसेट बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको जो डेट होगा उसका रेशो डिक्लाइन हो जाएगा ना। लेकिन अगर अब यही चीज आप पार्ट बना देंगे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर की बजाय इनकम स्टेटमेंट का, तो आपके एसेट डिक्लाइन कर गए। एसेट डिक्लाइन करेंगे तो आपको जो डेट रेशियो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। इसी तरीके से रिटर्न ऑन एसेट्स, अगर आप अपने एक्सपेंस को इस एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बढ़ाएंगे तो इनकम बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ने से आपका रिटर्न ऑन एसेट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। सेम विद रिटर्न ऑन इक्विटी, कि आपके रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, इनकम ज्यादा होने की वजह से आपका रिटर्न ऑन इक्विटी आपका ज्यादा बन जाएगा। और अगर आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बना देंगे तो इनकम आपकी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बना देंगे तो एक्सपेंस आपका आने की वजह से इनकम कम हो जाएगी। तो और जो है अकॉर्डिंगली आपका जो इनकम है वो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो डिक्लाइन कर जाएगा। फिर हम और रेशोज कौन कौन से कैलकुलेट करते हैं? इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अच्छा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का ऑलरेडी हमने एक बात की है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के अंदर एनालिस्ट को इस चीज के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपनी जो इंटरेस्ट चार्ज कर रही है वो उसको कैपिटलाइज कर रही है और साथ ही साथ वो उसको बाद में इंटरेस्ट एक्सपेंस में भी दिखा रही है। तो ऐसी सूरत में एनालिस्ट को ओवरऑल देखना पड़ेगा कि कितना अमाउंट जो है वो कैपिटल इंटरेस्ट, कैपिटलाइज इंटरेस्ट की सूरत में चार्ज हो रहा है, कितना अमाउंट जो है आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस की सूरत में चार्ज हो रहा है। दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, कंबाइन करके फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगेन बात वही आ जाती है, अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक्सपेंस जो है उसको अगर आप इनकम में दिखाते हो तो ऐसी सूरत में आपकी इनकम डिक्लाइन करेगी। इनकम डिक्लाइन करने की वजह से ईबीआईटी डिक्लाइन करेगा और आपका ईबीआईटी डिक्लाइन होने की वजह से जो आपका इंटरेस्ट कवरेज जो होगा वो डिक्लाइन कर जाएगा। और अगर एक्सपेंस को आप कैपिटल में दिखाते हो तो इनकम इंक्रीज करेगी। इनकम इंक्रीज करने की वजह से ईबीआईटी इंक्रीज करेगा और ईबीआईटी इंक्रीज होने की वजह से आपके जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है उसका नंबर इंप्रूव कर जाएगा। तो इस तरीके से कनेक्टेड रेशियोज बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके इस एक्टिविटी की वजह से अफेक्ट होते हैं। आपको अकॉर्डिंगली उसको वर्कआउट करना पड़ता है कि हम एग्जैक्टली उसी पॉइंट के साथ उसको हम वर्कआउट करें, उसी जेन्युइन पॉइंट्स के साथ वर्कआउट करें ताकि आपके जो नंबर्स हैं आगे वो ना हिलें। अब हम बढ़ते हैं हमारे डेप्रिसिएशन, उसकी कैलकुलेशन, उसके मेथड्स की तरफ। डेप्रिसिएशन के अंदर मेनली आपकी दो बुनियादी टर्म्स यूज होती हैं। एक हम कहते हैं कैरिंग या बुक वैल्यू। कैरिंग या बुक वैल्यू, ऐसी सूरत में जब हम कहते हैं कैरिंग या बुक वैल्यू तो इसका मतलब ये है कि हम जितनी उसकी फिक्स कॉस्ट थी उसमें से जितना डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेट हो चुका है उसको हम माइनस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम कहें यहाँ पे द नेट एसेट वैल्यू ऑफ एसेट और लाइबिलिटी ऑफ बैलेंस शीट ऑन द बैलेंस शीट, द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कैरिंग वैल्यू इक्वल्स टू हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जितनी डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर लेते हैं, ऑलरेडी आप लोगों को पता है इस बात का, तो जो भी उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है
हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? द ओरिजिनल परचेज प्राइस ऑफ द एसेट इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, इन तमाम चीजों को शामिल करने के बाद उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट बनती है, उस हिस्टोरिकल कॉस्ट में से जितनी डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर चुके हैं वो जब माइनस करते हैं तो आपके पास बनती है आके आपकी कैरिंग वैल्यू, राइट। कैरिंग वैल्यू। तो हमें जरा इसका पहले डिफरेंस जो है वो समझना होगा कि जब डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो अगर हम कह रहे हैं कैरिंग वैल्यू तो उसका क्या मतलब है, या बुक वैल्यू से क्या मतलब है, या हिस्टोरिकल कॉस्ट कह रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। तो यूजुअली जो आपके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का हमने ऑलरेडी जो है वो पढ़ा कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो आपकी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनते हैं, जो कि आपकी जो एक्चुअल जो एसेट कॉस्ट होती है उसको रिड्यूस करते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि देखें, बेसिकली आप अपने एसेट की एक इकोनॉमिक लाइफ सेट करते हैं। इकोनॉमिक लाइफ के अकॉर्डिंगली आप उसकी डेप्रिसिएशन को चार्ज करना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में स्टार्ट करते हो। जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट करते हो तो पीरियोडिकली हर पीरियड के हिसाब से आप जो एसेट होती है उस एसेट की कॉस्ट को बेसिकली आप रिड्यूस करते हो बेस्ड ऑन यूजेज। कि आपने एक साल उसको यूज किया तो एक साल उसकी कॉस्ट को आपने कम कर दिया, फिर आपने जो है वो मजीद एक साल यूज किया तो मजीद एक साल आपने उसकी कॉस्ट को कम कर दिया। और फिर एक सर्टेन टाइम आता है कि एक सर्टेन पीरियड के बाद आप फिर डिसाइड करते हो कि अब इस एसेट को हमने रिप्लेस करना है, बेचना है, बेचने के बाद नया एसेट यूज करना है। ये तमाम फिर डिसीजंस के बाद होते हैं। अच्छा, अब ये जो वैल्यू होती है डेप्रिसिएशन की, ये बड़ा मैटर करती है कि जब आप डेप्रिसिएशन मेथड आप कौन सा यूज कर रहे हो। मिसाल के तौर पे अगर हम कहें कि स्ट्रेट लाइन मेथड, तो स्ट्रेट लाइन मेथड का एक बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है, ओरिजिनल कॉस्ट जो भी आपकी कॉस्ट है उसमें से सॉल्वेज वैल्यू को माइनस कर देते हैं और जो उसकी यूजफुल लाइफ होती है उससे आप उसको डिवाइड कर देते हैं, तो जो भी अमाउंट निकल के आती है, तो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एसेट जितने साल आपने उसको डेप्रिशिएट करना है अकॉर्डिंगली आप उसकी जो अमाउंट है वो अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर पार्क कर देते हैं। और उसी के साथ साथ जो यूजुअली जो दूसरा कॉमन मेथड यूज होता है उसको कहते हैं एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड, यानी कि जिसके अंदर मेनली जो ज्यादातर यूज होता है वो डबल डिक्लाइनिंग यूज होता है, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड देन डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, जिसके अंदर बेसिकली आप बुक वैल्यू के ऊपर एक रेट अप्लाई करते हो। और वो रेट किस तरीके से निकल के आता है, आपका जो 100% को डिवाइड करते हो आप अपनी लाइफ के साथ, एसेट की लाइफ के साथ, तो वो बेसिकली आपको एक रेट दे देता है, तो उसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हो, तो वो कन्वर्ट हो जाता है डबल डिक्लाइनिंग के ऊपर। तो वो रेट आप उसकी बुक वैल्यू के ऊपर लगाते हो। और बुक वैल्यू की ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन ली है कि बुक वैल्यू इज एक्चुअली द वैल्यू हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस ऑल accumulated डेप्रिसिएशन। तो जो आपके पास वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही होगी वो बेसिकली बुक वैल्यू आपकी कंसिडर की जाएगी और उसी बुक वैल्यू के ऊपर आप अपना रेट अप्लाई करते हो। अब यहाँ पे जो बेसिकली एक मजेदार चीज कंपनी के सामने आती है वो ये कि कंपनी बेसिकली मैथड्स को यूज करते हुए अपनी जो कॉस्ट होती है, अपनी जो इनकम होती है उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करती है। वो कैसे एडजस्ट करती है? मिसाल के तौर पे कंपनी अगर इनिशियली स्ट्रेट लाइन यूज करे तो उसकी जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होगी वो तो सेम होगी। लेकिन अगर कंपनी डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड यूज करेगी या एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड यूज करेगी, तो इसका मतलब इनिशियल पीरियड्स के अंदर जो उसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा वो ज्यादा चार्ज होगा। ज्यादा चार्ज होने की वजह से उसकी इनकम डिक्लाइन हो जाएगी और इनकम डिक्लाइन होने की वजह से उसको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। और जब स्ट्रेट लाइन यूज करेगी इन द सेम टाइम सेम पीरियड्स इनिशियल पीरियड्स, तो उसकी जो इनकम होगी वो कंपैरेटिवली टू एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन वो बढ़ेगी। और वो बढ़ने की वजह से आपकी जो इनकम होगी वो बढ़ेगी क्योंकि आपकी जो अमाउंट है वो कम है स्ट्रेट लाइन के अंदर, आपकी एक्सेलरेटेड एप्रिसिएशन की अमाउंट ज्यादा थी, तो कंपैरेटिवली आपकी जो इनकम है वो बढ़ेगी और इनकम बढ़ने की वजह से आपको टैक्स भी ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो कंपनी बेसिकली कुछ इस तरह भी करती है कि इनिशियली पहले कंपनी ने एक पूरा का पूरा
मेथड चेंज किया। अच्छा, यहाँ चीज ये चीज में रखें कि हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। कॉन्सेप्ट कौन सा था अगर आपको याद हो, तो हमने जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था, कंपनी अपना पॉलिसी चेंज कर रही है, रिट्रोस्पेक्टिव, और या कंपनी अपनी मेथड चेंज कर रही है। तो वो था हमारा प्रोस्पेक्टिव। तो ऐसी सूरत में ये डेप्रिसिएशन मेथड यूज करते हैं, ये प्रोस्पेक्टिव होता है बेसिकली। और प्रोस्पेक्टिव मैथ इम्पैक्ट जो है बेसिकली अफेक्ट लेता है आपके ऑनगोइंग रिपोर्ट्स के ऊपर, ना कि हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर। रिट्रोस्पेक्टिव में तो ये होगा ना कि आप अगर अपनी पॉलिसी चेंज कर रहे हो, तो ऐसी सूरत में आपका जो इम्पैक्ट होगा वो रिट्रोस्पेक्टिव हो जाएगा। आपकी जो प्रायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी उसको अकॉर्डिंगली आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट होगा, यानी कि कंपनी अपना डेप्रिसिएशन मेथड चेंज कर रही है, तो वो प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट लेगा। प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट लेने की वजह से वो सिर्फ अपने जो ऑन गोइंग आपकी जो रिपोर्ट्स होंगी उसके ऊपर उसका जो इम्पैक्ट है वो अप्लाई होगा। और फिर एक मेथड साथ में लगता है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। ये भी बेसिकली यूनिट्स के हवाले से, यानी कि एक लाइफ, उस लाइफ के ड्यूरेशन में कितने यूनिट्स वो पर चलेगा, ऑलरेडी हमने क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था। तो ये भी मोस्ट कॉमन मेथड है जो कि इस्तेमाल किया जाता है, उनके यूनिट से बेसिकली कैलकुलेट होता है। तो उसका फॉर्मूला भी सिंपल सा ही है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू, और डिवाइड करते हैं आप उसके जो यूजफुल लाइफ के जितने यूनिट्स वो प्रोड्यूस कर सकता है। लाइक अगर हम किसी भी ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो उसको माइल्स के हिसाब से देखते हैं, इतने माइल चलेगा। अगर मशीन का देखें तो मशीन को आवर्स के हिसाब से देखते हैं कि ये मशीन कितना घंटे चलेगी। तो अकॉर्डिंगली अपनी उसकी यूजफुल लाइफ के अंदर कितने यूनिट्स, वो यूनिट ऑफ मेजर के हिसाब से वो कितना परफॉर्म करेगा, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको डिवाइड करके उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, पर यूनिट वैल्यू निकाल लेते हैं। पर यूनिट वैल्यू के हिसाब से फिर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर कितने यूनिट्स ये चला। डिफरेंशिएशन क्रिएट हो सकता है। पहले साल एक मिसाल के तौर पर ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, या चलो एक मशीन का ले लेते हैं, एक फैक्ट्री के अंदर एक मशीन लगी हुई है। अब पहले साल वो मशीन, मान लो कि आपने उसका डिसाइड किया हुआ है 5,000 घंटे ये मशीन चलेगी। तो 5,000 घंटे के हिसाब से हम देखें तो पहले साल लेट से कंपनी ने 1,000 घंटे इस्तेमाल हुई, दूसरे साल कंपनी 2,000 घंटे इस्तेमाल हुई, तीसरे साल 500 घंटे इस्तेमाल हुई। उसके अकॉर्डिंगली आप यूनिट से, पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके अपने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लेते हो हर साल। तो ये तो हमने बात की मैथड्स के हवाले से। तो अब जरा हम देखें कि कंपोनेंट डेप्रिसिएशन इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली होता ये है कि आप जब किसी एसेट को लेते हो तो उस एसेट के साथ बाज औकात आप उसके कंपोनेंट्स की जो लाइफ होती है उसके हिसाब से अपने डेप्रिसिएशन को सेट करते हो। मिसाल के तौर पे अभी जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, एक बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग को जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो उस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्ट करने के दौरान उसके रूफ भी होती हैं, वॉल्स भी होती हैं, फ्लोरिंग भी होती है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स भी अप्लाई होते हैं, प्लम्बिंग वर्क होता है। तो इसका मतलब कंपनी के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो कंपोनेंट वाइज कर दे, ना कि पूरी की पूरी बिल्डिंग को एक साथ डेप्रिशिएट करे। वो चाहे तो उसका जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करें। मिसाल के तौर पे आजकल जो एक बिल्डिंग्स बन रही हैं उसके अंदर सेंट्रलाइज्ड कूलिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल होता है। सेंट्रलाइज्ड कूलिंग सिस्टम जो है उसकी लाइफ बिल्डिंग की लाइफ से कम होती है। तो इसका मतलब अब आप उसको बिल्डिंग की लाइफ के एतबार से डेप्रिशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जब अपनी लाइफ पूरी करेगा तो उसके बाद डेफिनेटली आपको उस पूरे सिस्टम के अंदर उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इनकर करनी पड़ सकती है, उस पूरे सिस्टम को चेंज करना पड़ सकता है। तो ओवरऑल एक लाइफ के बाद आपको उसको चेंज करने की जरूरत होती है। तो इसका मतलब अगर एक बिल्डिंग की लाइफ 20 साल की है या 50 साल की है और कूलिंग सिस्टम 5 साल का है, तो फिर आप उसको 50 साल या 20 साल के ऊपर डेप्रिशिएट नहीं कर सकते, आपको उसको अलग से देखना पड़ता है। तो इसे हम कहते हैं कॉम्पोनेंट डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब इसको एग्जाम्पल के तौर पर जरा समझने की कोशिश करते हैं कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक एयरलाइन कंपनी है, ग्लोबल एयरलाइन परचेज्ड अ न्यू एयरप्लेन विद एन ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट ऑफ 50 मिलियन। तमाम कॉस्ट इसके अंदर शामिल है और उसकी कॉस्ट है 50 मिलियन। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द प्लान इज 30 ईयर प्लेन एरोप्लेन इज 30 ईयर्स एंड सॉल्वेज वैल्यू इज 5 मिलियन। ठीक है। अच्छा, ग्लोबल एक्सपेक्ट्स टू रिप्लेस द इंटीरियर ऑफ द एयरक्राफ्ट आफ्टर 15 ईयर्स।
तो 30 साल की एयरक्राफ्ट की लाइफ है, लेकिन उसका जो अंदर का इंटीरियर है उसकी लाइफ उन्होंने सेट की है 15 साल, यानी 15 साल के बाद उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ऐसी सूरत में जो कॉस्ट इनकर होगी इंटीरियर की वो है, यानी कि जो 50 मिलियन है, इस 50 मिलियन में जो इंटीरियर के लिहाज से जो कंपोनेंट कॉस्ट है वो है 3 मिलियन। ठीक है, तो 3 मिलियन की कॉस्ट जो है उस एरोप्लेन के अंदर 50 मिलियन में से शामिल है। अब कैसे इसको वर्कआउट करेंगे? सिंपल मेथड यूज कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन का, और स्ट्रेट लाइन का मेथड यूज करते हुए आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो आप देख रहे हो कि एयरक्राफ्ट की कॉस्ट है 50 मिलियन, इंटीरियर कॉस्ट है 3 मिलियन, तो जो अदर देन इंटीरियर कॉस्ट है वो है 47 मिलियन। कि 47 मिलियन जो है बेसिकली वो कॉस्ट होगी इंटीरियर के अलावा। तो इसका मतलब अब आपकी जो अमाउंट है वो दो हिस्सों में डिवाइड होगी, कि 50 मिलियन टोटल था, 50 मिलियन में से 47 मिलियन वो है जिसके अंदर इंटीरियर। तो इसका मतलब अब जो आपने उसकी लाइफ सेट की हुई है वो 30 ईयर्स की हुई है, तो 47 मिलियन माइनस 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 30 ईयर्स, और उसकी अकॉर्डिंगली जो अमाउंट बन गई आपकी वो मिल गई 1.4 मिलियन। ठीक है, और जो इंटीरियर कंपोनेंट है उसका, उसकी जो कॉस्ट है वो है 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 15 ईयर, क्योंकि इसको पूरा का पूरा आपने रिप्लेस करना है, ऐसी कोई सॉल्वेज वैल्यू आपने सेट नहीं की हुई। तो उसके अकॉर्डिंगली 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 15 ईयर्स, तो उसकी अमाउंट आ गई 2 लाख। तो ओवरऑल जो ईयर वन का एक्सपेंस आपका बना यूजिंग स्ट्रेट लाइन, दैट इज 1.6 मिलियन, यानी फॉर 1.4 मिलियन प्लस 2 लाख, दोनों मिला के हो गया 1.6 मिलियन। ठीक है, तो ये तो हो गया जब आपने कंपोनेंट वाइज देखा। अब आप देखो, जब आप सीधा सीधा आप पूरे के पूरे 50 मिलियन के ऊपर जब आप लगा रहे हो तो कंपोनेंट मेथड के तहत डेप्रिशिएट, तो ऐसी सूरत में आपने क्या किया? 50 मिलियन माइनस 5 मिलियन डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 30 ईयर्स, तो अब आपने 1.5 मिलियन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर चार्ज करना है। तो जब आपने कंपोनेंट वाइज किया तो देखो आपको जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट था वो इंक्रीज कर गया, लेकिन जो आपका अमाउंट था, अगर आपने ओवरऑल इम्पैक्ट लिया है, तो ऐसी सूरत में जो आपका अमाउंट है वो डेप्रिसिएशन का वो कम हो गया। तो अब आपको ओवरऑल जो इम्पैक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? देखो, 1 लाख की डेप्रिसिएशन जो है वो आप कम चार्ज करोगे अगर आप पूरे के पूरे 5 लाख के ऊपर, लेकिन जब आप 15 साल के बाद इंटीरियर का इम्पैक्ट लोगे 3 मिलियन का, 30 लाख का, तो इसका मतलब ऐसी सूरत में आपको फिर 15 लाख का नुकसान होगा। क्यों? आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1 लाख कम चार्ज किया था। अगर आप 16 लाख चार्ज करते हो तो इसका मतलब आप 2 लाख रुपए कंपोनेंट के लगा रहे हो। 15 साल जब वो पूरा का पूरा आप रिप्लेस करने जाओगे तो पूरा का पूरा 30 लाख आपका डेप्रिशिएट हो चुका होगा। लेकिन अभी क्या होगा अगर आप डायरेक्ट पूरा एरोप्लेन का लगा दोगे 50 मिलियन का, तो हर साल 1 लाख की डेप्रिसिएशन आप कम चार्ज करोगे, और 1 लाख की डेप्रिसिएशन कम चार्ज करने की वजह से कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 15 लाख का जो नुकसान होगा वो फिर रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पे जब कंपनी करती है तो ऐसी सूरत में कंपनी को फिर ओवरऑल जो 15 साल के हिसाब से इम्पैक्ट बन जाएगा वो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो जाएगा, ना कि नेगेटिव इम्पैक्ट। कंपनी अपनी जो कॉस्ट होगी वो अकॉर्डिंगली 15 साल के हिसाब से उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के हिसाब से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर चार्ज कर चुकी होगी। तो अभी कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द कंपनी कि वो ओवरऑल डेप्रिशिएट कर रही है या वो कंपोनेंट्स के हिसाब से उसको कर रही है। अगर वो देख रही है कि लाइफ बड़ी डिफरेंट है, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि एयरप्लेन की लाइफ जो है वो 30 साल की है, जबकि जो इंटीरियर की लाइफ है वो 15 साल की है, तो फिर ऐसी सूरत में कंपनी के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो अपना जो डेप्रिसिएशन मेथड है उसे कंपोनेंट वाइज कन्वर्ट कर सकती है, अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट जो है वो ले सकती है। तो अब यहाँ पे बेसिकली हम क्या देखने जा रहे हैं कि ये जो डेप्रिसिएशन कंपनी यूज करती हैं अकॉर्डिंगली उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या बनता है। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर बात की है कि जब आप इनिशियली डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू करते हैं तो कंपनी अगर स्ट्रेट लाइन यूज करती है और कंपनी अगर एक्सेलरेटेड मेथड यूज करती है, तो उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो आपकी कनेक्टेड जो आपके सेगमेंट्स हैं उनके ऊपर क्या आता है उसको जरा एक नजर हम इस टेबल के थ्रू देखते हैं।
जब हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पार्ट बनाएंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा वो स्ट्रेट लाइन में लोअर होगा और एक्सेलरेटेड में इनिशियल टाइमिंग्स में इनिशियल पीरियड के अंदर ज्यादा होगा। अकॉर्डिंगली जब आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा या कम चार्ज करेंगे, अकॉर्डिंगली जो आपका नेट इनकम होगा वो इम्पैक्ट लेगा। आपका जो स्ट्रेट लाइन अगर आप यूज करोगे तो ऐसी सूरत में आपका जो इनकम होगा वो स्ट्रेट लाइन में हायर हो जाएगा और एक्सिलरेटेड के अंदर आपका जो इनकम है वो लोअर हो जाएगा। अब जब आप ऐसी सूरत में जब आप ये चार्ज करोगे, जब आपका इनकम आपकी हायर साइड पे होगी, तो ऐसी सूरत में आपके जो टोटल एसेट्स होंगे वो भी आपके हायर हो जाएंगे। क्यों? आपकी जो डेप्रिसिएशन आपने इनकम स्टेट में आपकी जो इनकम स्टेटमेंट में चार्ज हुई है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर लोअर है। तो लोअर होने की वजह से आपके जो टोटल एसेट्स होंगे उसमें जब आप फिक्स एसेट्स को नेट ऑफ करोगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ, तो आपने चूंकि डेप्रिसिएशन कम चार्ज की होगी, तो आपको जो फिक्स एसेट्स का अमाउंट होगा वो जो उसकी नेट बुक वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी कंपैरेटिवली टू एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन। तो वो जो फिक्स एसेट्स की अमाउंट ज्यादा होने की वजह से आपके टोटल एसेट्स भी ज्यादा हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे आप इस तरीके से ले लो उसको कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम डाटा के ऊपर आप बना रहे हो स्ट्रेट लाइन यूज करते हुए, और दूसरी स्टेटमेंट आप बना रहे हो एक्सेलरेटेड मेथड को यूज करते हुए। जब दोनों में आप डिफरेंस चेक करोगे तो वो आपको ये डिफरेंसेस सामने निकाल के देगा कि जब आप स्ट्रेट लाइन यूज करोगे तो आपका जो टोटल एसेट का अमाउंट होगा वो ज्यादा शो होगा कंपैरेटिवली टू आपके एक्सेलरेटेड मेथड के। इसी तरीके से आपकी जो इक्विटी होगी वो भी स्ट्रेट लाइन के अंदर आपको ज्यादा नजर आएगी एज कंपेयर टू एक्सेलरेटेड, बिकॉज आपकी जो इनकम है वो हायर है। इनकम हायर होने की वजह से आपकी जो रिटेन अर्निंग है वो ज्यादा होगी। रिटेन अर्निंग का इम्पैक्ट बनता सीधा जाके आपकी बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी साइड पे, तो आपकी जो इक्विटी है वो भी ज्यादा होगी। चूंकि इनकम आपकी ज्यादा है इसी वजह से आपका जो रिटर्न ऑन एसेट्स होगा उसका परसेंटेज भी ज्यादा निकलेगा, क्योंकि इनकम आपकी ज्यादा होगी कंपैरेटिवली टू एक्सेलरेटेड के। सेम विद द केस ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कि इनकम चूंकि आपकी ज्यादा है तो आपको जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी ज्यादा होगा। एसेट टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला ऑलरेडी आपने अपने पास लिखा हुआ है, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एवरेज टोटल एसेट्स। तो इसका मतलब ये है कि आपका चूंकि जो एसेट है उसका अमाउंट ज्यादा होगा, तो जब आप सेल से उसको डिवाइड करेंगे तो जो उसका रेशो निकल के आएगा आपके सामने इन टाइम्स वो कम होगा एज कंपैरेटिव टू एक्सेलरेटेड। तो देखो कनेक्शंस कितने अकॉर्डिंगली आपको नजर आ रहे हैं। रेशोज के ऊपर ऑलरेडी आपने काम किया हुआ है, तो मेरा ख्याल है ये जो टेबल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इस चीज को समझना कोई मुश्किल नहीं होगा। और विद रिस्पेक्ट टू कैश फ्लोज, तो कैश फ्लोज के ऊपर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि आप कोई भी मेथड यूज करें या एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनाएं या इनकम का पार्ट बनाएं, दोनों सूरत में कैश फ्लो के ऊपर कोई चेंज नहीं आता है। क्यों? देखो, हमने नेट इनकम निकाली, नेट इनकम को उठा के कैश फ्लो में पार्क किया, और हमने ऑलरेडी इसमें डिस्कस किया कि जो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट होता है वो हम ऐड बैक करते हैं। तो इसका मतलब जितना भी डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया है वो अकॉर्डिंगली आप उसके अंदर ऐड कर लोगे, तो इसका मतलब आपके जो कैश फ्लो होगा उसके ऊपर कोई चेंज नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे मजीद इसको बेहतर कर लेते हैं। हमने ये कहा कि अगर किसी भी कॉस्ट को उठा के कैपिटलाइज करते हो या उसको एक्सपेंस का पार्ट बनाते हो तो कैश फ्लो के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। अकॉर्डिंगली हम कोई भी मेथड यूज कर रहे हैं, चाहे हम स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे हैं चाहे हम एक्सेलरेटेड मेथड यूज कर रहे हैं, ऐसी सूरत में भी आपके कैश फ्लो के ऊपर एज सच कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दोनों एंड के ऊपर कैश फ्लो जो है आपका वो सेम रहेगा। तो ये टेबल पूरे की पूरी आपकी जो स्टोरी है उसको जरा समराइज कर रहा है। अब हम बात करते हैं हमारे
किस तरीके से कंपनी अपनी यूजफुल लाइफ और सॉल्वेज वैल्यूज को देखती है। Calculating depreciation expense require estimating an asset's useful life and its salvage or residual value। ठीक है। अब आपको कुछ ना कुछ, अगर आप स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ उसकी जो यूजफुल लाइफ के साथ सॉल्वेज वैल्यू जो है वो सेट करनी पड़ेगी। दोनों मेन कंपोनेंट है डेप्रिसिएशन के हवाले से। Firms can manipulate depreciation expense and therefore net income by increasing or decreasing either of these estimates। हमने ऑलरेडी इसके ऊपर बात की है कि कंपनी अगर रिट्रोस्पेक्टिव की तरफ जा रही है तो पॉलिसी चेंज कर रही है, अगर प्रोस्पेक्टिव की तरफ जा रही है तो मेथड चेंज कर रही है। तो इसका मतलब कंपनी अकॉर्डिंगली अपने जो इनकम्स हैं उनको अकॉर्डिंगली सेट कर सकती है, रीसेट कर सकती है जब डेप्रिसिएशन के अंदर वो कुछ चेंजेस लेकर आती है। मिसाल के तौर पे अ लॉन्गर एस्टिमेट यूजफुल लाइफ डिक्रीजेस एनुअल डेप्रिसिएशन। एक लाइफ को अगर आपने 5 साल रखा है, एक लाइफ को अगर आपने 10 साल रखा है, तो ऐसी सूरत में अगर स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे हो तो जिसकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट होगी तो 10 साल वाले की कम होगी ना, और 5 साल वाले की ज्यादा होगी। और इसी तरीके से उसके चेंजेस होने की वजह से आपकी जो नेट इनकम होगी उसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चेंज आएगा। While a shorter estimate useful life will have the opposite effect. A higher estimate of the salvage value will also decrease depreciation and increase net income। तो सॉल्वेज वैल्यू अगर आप ज्यादा दिखा देते हो कि जी इसकी, मैं समझ रहा हूँ कि इतने इसकी यूजफुल लाइफ पूरी होने के बाद उसकी जो सॉल्वेज वैल्यू होगी वो इतनी नजर आ रही है, तो अगर आप वो ज्यादा वैल्यू दिखा रहे हो तो इसका मतलब जब आपने कॉस्ट में से सॉल्वेज वैल्यू को माइनस किया तो वो अमाउंट कम हो गई। मिसाल के तौर पे 1 लाख में से एक तरफ आपने रखी सॉल्वेज वैल्यू 10,000, तो अब जो आप डेप्रिसिएशन अप्लाई करोगे वो 90,000 के ऊपर अप्लाई करोगे। और अगर आप सॉल्वेज वैल्यू सेट कर दो, 1 लाख में से माइनस कर दो 20,000, कि आपने सॉल्वेज वैल्यू को 20,000 रखा है, तो अब जो नेट इफेक्ट है आपका वो 80,000 का है। तो अब जो डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे वो 80,000 के ऊपर करोगे। तो ऐसी सूरत में जो आपकी एनुअल डेप्रिसिएशन की अमाउंट होगी वो कम हो जाएगी ना। और अगर लोअर एस्टिमेट करोगे तो आपकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, और डेप्रिसिएशन की अमाउंट ज्यादा होने की वजह से आपकी इनकम जो है वो डिक्लाइन कर जाएगी। देखो अकॉर्डिंगली कितने जो इफेक्ट्स है ना वो सामने आ रहे हैं। अच्छा, अ चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट। ठीक है, ये अब वो बात करने लगा जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अ चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट सच एज यूजफुल लाइफ और सॉल्वेज वैल्यू इज पुट इनटू अफेक्ट इन द करंट पीरियड एंड प्रोस्पेक्टिवली। कि हम उसका जो इम्पैक्ट है वो आगे ऑनवर्ड्स आने वाली सब्सीक्वेंट जो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी उसके ऊपर लेंगे, ना कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेंगे। तो अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग एस्टिमेट, इन दोनों का जो डिफरेंस है ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर डिस्कस किया हुआ है। दैट इज द चेंज इन एस्टिमेट is applied to the asset's carrying value or book value, and depreciation is calculated going forward using the new estimate. The previous periods are not affected by the change। अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट और बेहतर हो जाएगा रिट्रोस्पेक्टिव का और प्रोस्पेक्टिव का। व्हेन वी सेज रिट्रोस्पेक्टिव तो इसका मतलब अब आपकी जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो चेंज हो रही है। मिसाल के तौर पे इस एग्जांपल हमने क्या ली थी, कंपनी ने अपना फाइफो मेथड से वेटेड एवरेज पे शिफ्ट हो गया, फाइफो से लाइफो पे शिफ्ट हो गया, लाइफो से फीफो पे, तो उसने अपनी जो पॉलिसी थी उसको चेंज कर दिया। पॉलिसी को चेंज का जो इफेक्ट है वो फिर उसको अपने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बेसिस के ऊपर अपनी प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर लेना होगा ताकि एनालिसिस करना आसान हो जाए। अकॉर्डिंगली अगर अपने एस्टिमेट में चेंज कर रही है, यानी डेप्रिसिएशन मेथड चेंज कर दिया, उसकी यूजफुल लाइफ चेंज कर दी, उसकी सॉल्वेज वैल्यू चेंज कर दी, तो ये बेसिकली क्या कर रही है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को चेंज कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का जो इम्पैक्ट है वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेता है, यानी उसकी आने वाली जो रिपोर्ट्स हैं उसके ऊपर, ऑनवर्ड्स रिपोर्ट्स के ऊपर उसका इम्पैक्ट बनेगा। इसकी एक बड़ी अच्छी सी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, उसको भी जरा देख लेते हैं क्या कह रही है। कह रही है अल्पाइन कंपनी परचेज मशीनरी फॉर 20,000 with an estimated useful life of 4 years and a salvage value of 40,000।
ठीक है। तो ये एक अमाउंट इन्होंने हाईलाइट किया हमारे सामने कि 20,000 कॉस्ट है, 4 years यूजफुल लाइफ है और उसकी सॉल्वेज वैल्यू सेट की है 4,000। एल्पाइन यूजेस द स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर Alpine reduces its salvage value estimate to 1600। पहले वो थी 4000 की सॉल्वेज वैल्यू, अब चेंज कर रहे हैं 3 साल के बाद 1600 की। जब इनिशियली उन्होंने बिजनेस चलना शुरू हुआ, मशीन को इस्तेमाल करना शुरू किया, तो उस वक्त जो मशीन की कंडीशन थी उसके हिसाब से उनको लगा कि इसकी सॉल्वेज वैल्यू 4000 हो सकती है। लेकिन जब आगे चले 3 साल गुजर गए तो मार्केट के हिसाब से जब उसने देखा कि नहीं जी, अब इसकी जो वैल्यू है पॉसिबली 1600 हो सकती है, ना कि 4000। तो ये उन्होंने क्या किया, अपने सॉल्वेज वैल्यू को चेंज किया। अकॉर्डिंगली जो उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा वो किस तरीके से चेंज होगा या इफेक्ट लेगा, उसको हम देखते हैं। फॉर द फर्स्ट 2 years the straight line depreciation is 20,000 minus 4,000 divided by 4। तो उसकी जो पर ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो होगी 4,000। ठीक है। अभी जो 4,000 ईच ईयर है उसके अकॉर्डिंगली 2 साल चार्ज हुआ तो 8,000 जो है वो आपके एडजस्ट हो गए। थर्ड ईयर पे जाके कंपनी का प्लान है कि चूंकि उसको सॉल्वेज वैल्यू चेंज करनी है, तो इसका मतलब अब उसको अकॉर्डिंगली रिकैलकुलेट करना होगा और नया जो अमाउंट होगा वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर पार्ट बनाना होगा। ऐसी सूरत में अब वो क्या करेगी, 20,000 जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी, उस एक्चुअल कॉस्ट में से जितनी डेप्रिसिएशन वो चार्ज कर चुकी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसको लेस करेगी। अकॉर्डिंगली देखिएगी कि उसके पास 12,000 की अमाउंट जो है इस वक्त बुक वैल्यू की सूरत में पड़ी हुई है। और बुक वैल्यू की सूरत में जब वो उसको रिकैलकुलेट करेगी तो उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से बन जाएगी कि अब वो देखेगी 12,000 माइनस 1600, जो अब सॉल्वेज वैल्यू उसके सामने मौजूद है, डिवाइडेड बाय 2 years, क्योंकि पहले 4 years का उनका एसेट था, 2 साल उनने निकाल लिए, मजीद 2 साल रह गए थे। थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर जो है अब वो अप्लाई होने हैं आपके इसके अकॉर्डिंगली। तो 2 साल के लाइफ के हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया, तो अब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर डेप्रिसिएशन वो चार्ज करेंगे फॉर थर्ड एंड फोर्थ ईयर, दैट वुड बी 5,200। तो पहले 2 साल उन्होंने 4,000 चार्ज किया और अगले 2 साल उन्होंने 5,200 चार्ज किया। तो ये बेसिकली उन्होंने अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज किया। अब जो ये चेंजेस लेके आएंगे तो अकॉर्डिंगली जो वो इम्पैक्ट होगा वो उसका अफेक्ट लेगा जाके उसके अगर मैन्युफैक्चरिंग साइड होगी तो उसका इम्पैक्ट बनेगा सीओजीएस के ऊपर। अगर मैन्युफैक्चरिंग साइड का एसेट नहीं है, आपके नॉर्मल यूजेज का एसेट है, तो फिर उसका जो इम्पैक्ट बनेगा वो इनकम स्टेटमेंट के ऊपर आएगा। हमें प्रोडक्ट और पीरियड कॉस्ट के हिसाब से चीज़ों को डिवाइड करना होता है। तो वो अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि आपका जो मार्जिन होगा वो ऑटोमेटिकली उसी के अकॉर्डिंगली एडजस्ट होगा। आप सीओजीएस में ऐड करोगे तब भी आपका ऑपरेटिंग मार्जिन रिड्यूस होगा। आपका जो इम्पैक्ट है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का, यानी कि इनकम स्टेटमेंट का, अगर उसमें आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को बढ़ाओगे, अकॉर्डिंगली आपका मार्जिन जो है वो कम हो जाएगा। इंटेंजिबल एसेट्स की अमोर्टाइजेशन के हवाले से, जो कि फाइनाइट लाइफ की जो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उस पर अप्लाई होती है, और अकॉर्डिंगली उसकी जो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं वो किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं। तो लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट डेप्रिसिएशन के लिए। अगर लाइफ जो है वो आप किसी भी एसेट की सेट कर सकते हो तो उसका मतलब ये है कि उसकी जो अमोर्टाइजेशन प्रोसेस है वो भी फॉलो हो सकता है। किसी भी एसेट की अगर लाइफ नहीं आपके सामने बन सकती या आ सकती तो फिर उसके ऊपर कोई अमोर्टाइजेशन भी अप्लाई नहीं होती। ऑलरेडी हमने इसके ऊपर बात की कि लैंड और गुडविल मेन एग्जांपल्स। लैंड जिसकी लाइफ आप सेट नहीं कर सकते, उसकी इनफाइनाइट लाइफ होती है, तो उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं कर सकते। इसी तरीके से गुडविल का इम्पैक्ट होता है। लेकिन आगे चल के हम इम्पेयरमेंट के ऊपर ही बात करेंगे। तो किस तरीके से हम अफेक्ट लेते हैं इसकी मिसाल बड़ी अच्छी है, नीचे एक पूरी एग्जांपल दी हुई है तो आपको बड़ा परफेक्टली समझ में आएगा। ये चीजें में रखिएगा कि आपके जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो कनेक्ट होते हैं आपकी
डेप्रिसिएशन या अमorटाइजेशन के साथ उस पर्टिकुलर सेगमेंट को साथ आपको कनेक्ट करके चलना होता है। तो अब किस तरीके से ये इम्पैक्ट लेगा उसको जरा समझते हैं। एक बड़ी अच्छी सी एग्जांपल जो है वो यहाँ पर दी भी है, उस एग्जांपल को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एक अमorटाइजेशन एक्सपेंस को आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट बनाया जाता है। At the beginning of this year, Brandon Corporation entered into business acquisition. As a result of the acquisition, Brandon reported the following intangible assets. यानी जो acquisition अप्लाई कर रहे हैं, acquisition की तरफ जा रहे हैं, तो जिस बिजनेस को वो एक्वायर कर रहे हैं उसके अंदर जो है बेसिकली चार मेन उनको intangible assets नजर आए। The one is patent with the amount of 4,80,000, franchise agreement 3,50,000, copyright 1,50,000 and goodwill 5,50,000। राइट जी, अब उसकी फर्दर डिटेल हमारे पास मौजूद है। तो पेटेंट expires in 12 years, the franchise agreement expires in 7 years। तो देखो यहाँ पे लाइफ आ गई दोनों की, बट कैन बी रिन्यूड indefinitely at a minimal cost। कह रहा है पेटेंट जो है वो 12 इयर्स में एक्सपायर होगा, बट जो फ्रेंचाइज एग्रीमेंट है वो 7 इयर्स में एक्सपायर तो होगा, लेकिन उसको इनडेफिनेटली रिन्यूड किया जा सकता है विद ए मिनिमल और नेग्लिजिबल कॉस्ट। द कॉपीराइट इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट द एंड ऑफ 20 इयर्स फॉर 30,000। तो इसका मतलब कॉपीराइट की भी अपनी एक लाइफ है 20 इयर्स की, उस 20 इयर्स के बाद उसको 30,000 का सेल किया जा सकता है। और गुडविल का ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि इसकी कोई लाइफ नहीं होती है। तो यूज द स्ट्रेट लाइन अमorटाइजेशन मेथड टू कैलकुलेट द टोटल कैरिंग वैल्यू ऑफ ब्रांडन इंटेंजिबल एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। किस तरीके से हम इसको वर्कआउट करेंगे? गुडविल इज एन indefinite life lived asset and is not amortized, ऑलरेडी हम जानते हैं, because the franchise agreement can be renewed indefinitely at minimal cost. It is also considered an indefinite lived asset and is not amortized। इसके पीछे कोई एज सच ऐसी मोटी कॉस्ट या ह्यूज कॉस्ट इनकर नहीं हो रही है, एक मिनिमल कॉस्ट इनकर हो रही है, तो इसी वजह से इसको भी कंसिडर किया जा रहा है कि ये आपका लॉन्ग लिव्ड एसेट है। तो इसका मतलब अब जो दो एसेट्स आपके अमorटाइज होंगे वो कौन कौन से होंगे? पेटेंट और कॉपीराइट। पेटेंट 4,80,000 की इसकी कॉस्ट थी और 12 साल इसकी लाइफ थी। तो 4,80,000 को 12 ईयर से डिवाइड कर दिया तो आपके पास जो पेटेंट की पर ईयर अमorटाइजेशन कॉस्ट आ गई, दैट इज 40,000। सिमिलरली विद कॉपीराइट, 1,50,000 के आपके कॉपीराइट्स थे, 1,50,000 के, और उसको आप माइनस कर दें 30,000 के, 20 साल के बाद 30,000 का उसको बेचा जा सकता है। और 20 इयर्स इसकी लाइफ है, तो 20 ईयर से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पर ईयर जो एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट आ जाएगी वो 6,000 की आ जाएगी। दोनों को सम अप कर देंगे तो टोटल जो अमorटाइजेशन एक्सपेंस आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चार्ज करोगे वो होगा 46,000। ठीक हो गया? Thus, the carrying value at the end of the first year is 1,484,000 as follows. Intangible asset cost is 1 lakh 1.53 मिलियन, जो कि यहां से हमने उठाया। इस 1.53 मिलियन के अगेंस्ट में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आप डेप्रिसिएशन दिखाओगे वो होगी 46,000 की। तो ओवरऑल जो नेट अफेक्ट आपकी बैलेंस शीट के ऊपर रिफ्लेक्ट होगा वो होगा 1.484 मिलियन। 14,84,000 जो है वो आपकी बैलेंस शीट के ऊपर नेट अफेक्ट की सूरत में नजर आएंगे। तो इस तरीके से बेसिकली देखा जाता है कि किस तरीके से कौन से एसेट जो है वो आपके अमorटाइज होंगे और कौन से नहीं होंगे। अब जो अगली बात हम करने जा रहे हैं, दैट इज, ये तो खैर एक छोटा सा पार्ट था जो कि बेसिकली वही बात कर रहा है किस तरीके से इसका जो अफेक्ट है वो आपका अप्लाई होता है आपकी जो एक्सपेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, किस तरीके से उसका इम्पैक्ट बनता है उसकी यूजफुल लाइफ का, उसके रेजिडुअल इम्पैक्ट का, कॉस्ट का। इम्पेयरमेंट एंड रीवैल्यूएशन, जहां पे आप वो एसेट यूजुअली जिसकी डेप्रिसिएशन या
टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स जिसकी आप डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन चार्ज करते हो, उसमें कई एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी आप इम्पेयरमेंट टेस्ट भी अप्लाई करते हो। रिवैल्यूएशन इज समथिंग के जो कि आपकी फेयर वैल्यू जो आप निकालते हो उसके अकॉर्डिंगली सेट की जाती है। तो कह रहा है कि देयर इज नो फेयर वैल्यू ऑल्टरनेटिव फॉर एसेट रिपोर्टिंग अंडर यूएस गैप। यूएस गैप में फेयर वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। Under IFRS, most long-lived assets are also reported at depreciated cost, the cost model, जो सिर्फ depreciate होते हैं। IFRS provides an alternative, the revaluation model, that permits a long-lived asset to be reported at its fair value। तो IFRS के अंदर एक प्रोविजन मौजूद है कि कई एसेट्स आपके ऐसे हैं जिसको रीवैल्यूएशन मॉडल के तहत भी रीएडजस्ट किया जा सकता है उसकी फेयर वैल्यू की अकॉर्डिंगली, as long as an active market exists for the asset, so its fair value can be reliably and somewhat objectively estimated। कि वो एसेट जिसकी मार्केट एग्जिस्ट करती है, तो अगर उसकी मार्केट एग्जिस्ट करती है तो फिर आप उसकी जो फेयर वैल्यू है, मार्केट वैल्यू जो है, उसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। Firm must choose the same treatment for similar assets like land and building, so they cannot revalue only specific assets that are more likely to increase than decrease in value। यूजुअली क्या होता है कि जब आप एसेट्स के ऊपर काम करते हैं तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो एक वैल्यू नजर आ रही होती है, लेकिन जब आप उसको बेचने जाते हैं, ऑलरेडी हमने उसके ऊपर बात की हुई है, जब आप उसको बेचने जाते हैं तो ऐसी सूरत में वो उतनी वैल्यू की नहीं बिकती। तो होता क्या है कि अगर आप उसको अकॉर्डिंगली रीवैल्यूएशन मेथड के थ्रू, अपने मॉडल के थ्रू, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर एडजस्ट करके नहीं चलेंगे, तो एक बड़ा डिफरेंस आपके सामने आगे चल के आ सकता है जिसको आपको एज ए लॉस बुक करना पड़ता है। तो किस तरीके से ये अप्लाई होता है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। Under the revaluation model, an asset is carried at its depreciated cost, but at each revaluation date, the balance sheet value is adjusted to fair value। कि आप डेप्रिसिएशन मेथड तो अप्लाई करते ही हैं और उसकी बुक वैल्यू जो है वो आपकी बैलेंस शीट पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन अकॉर्डिंगली आपको उसकी फेयर वैल्यू के अगेंस्ट में उसको रीवैल्यूएशन मेथड जो है वो अप्लाई करना पड़ता है और एक पर्टिकुलर डेट सेट करनी पड़ती है कि आज इस डेट के ऊपर हमने इसकी रीवैल्यूएशन चलाई है, अब नेक्स्ट डेट आपको अकॉर्डिंगली उसकी सेट करनी पड़ेगी कि अगली डेट पर दोबारा इसकी रीवैल्यूएशन का परफॉर्म करनी है। अच्छा, ये जो रीवैल्यूएशन डेट्स हैं ये भी एसेट टू एसेट वेरी करती हैं। बाद हमारे एसेट्स ऐसे होते हैं जिनके रीवैल्यूएशन ऐसे इतना कोई चेंज नहीं आता है, तो उसकी जो रीवैल्यूएशन डेट होती है उसमें एक टाइम लिया जा सकता है। लेकिन कई एसेट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर चेंजेस बहुत तेजी से आती हैं, तो इसका मतलब उसका जो रीवैल्यूएशन डेट्स हैं वो आपको बहुत ही नियरेस्ट रखना पड़ेगा, ताकि एक सर्टेन पीरियड के बाद आप उसकी दोबारा से रीवैल्यूएशन करके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको एडजस्ट कर लें। क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, एनुअली हो सकता है, 2 years हो सकता है। Revaluation to fair value must be done sufficiently often that the reported value is not significantly different from the fair value, जो बात मैंने भी आपसे की। Whether a revaluation affects the income statement rather than only affecting equity depends on previous revaluations। ये क्या बात कर रहा है ये मैं भी आपको अगली बात के ऊपर बताता हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन, इसी चीज को वो एक्सप्लेन कर रहा है कि आपने पहली रीवैल्यूएशन डेट पे आपने जो है वो रीवैल्यूएशन परफॉर्म की। जब आपने रीवैल्यूएशन परफॉर्म की वेयर देयर हैव बीन नो प्रायर रीवैल्यूएशंस एंड फेयर वैल्यू इज लेस देन द कैरिंग वैल्यू। कीप इन माइंड, ये जो रीवैल्यूएशन मेथड अप्लाई होता है ये उस वक्त अप्लाई होता है जब कंपनी ये देखती है कि उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी है, कैरिंग वैल्यू, वो ज्यादा है कंपैरेटिवली टू मार्केट और फेयर वैल्यू। उस वक्त कंपनी पे रीवैल्यूएशन मेथड जो है या मॉडल जो है वो अप्लाई करती है। गेन के ऊपर उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब लॉस उसको नजर आ रहा होता है तो अकॉर्डिंगली उसकी रीवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करना पड़ता है। जब ऐसी सूरत में कैरिंग वैल्यू ज्यादा है, यानी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर वैल्यू आपको ज्यादा नजर आ रही है और जो मार्केट वैल्यू है वो उसकी कम है या फेयर वैल्यू कम है, तो फिर इसका मतलब ऐसी सूरत में उसको डिफरेंस बनेगा वो लॉस होगा। एक 100 रुपए की चीज आपकी बैलेंस शीट दिखा रही है
और मार्केट में उसकी जो फेयर वैल्यू है लेट्स से वो 70 रुपए, यानी आज आप उसको जब बेचने जाओ तो वो 70 रुपए की बिके, ऑलरेडी हमने क्लास के अंदर इसके ऊपर डिस्कस किया हुआ है, तो वो 70 रुपए की है। तो ऐसी सूरत में जब आप उसको फौरन बेचोगे तो 30 रुपए का आपको लॉस होगा। पॉसिबल है वो लॉस आगे और ज्यादा बढ़ जाए, तो बजाय आगे चल के एक ह्यूज लॉस बुक करें, आप उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, तो वो जो लॉस होगा उस लॉस को इनकम स्टेटमेंट के अंदर एज ए लॉस बुक करेगी कंपनी, राइट। तो जब पहली रिवैल्यूएशन अप्लाई की, ऐसी सूरत में जो आपकी करंट जो कैरिंग वैल्यू थी वो ज्यादा थी और आपकी जो फेयर वैल्यू थी वो कम थी, जो डिफरेंस था उसको उन्होंने लॉस रिकॉर्ड किया, ठीक है। और अगर सिचुएशन इससे रिवर्स हो और कंपनी फिर भी अपना रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करना चाह रही है, अगर कैरिंग वैल्यू आपकी फेयर वैल्यू से कम है, यानी जब आप उसको बेचने जाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा, गेन होगा, तो उस गेन को एज ए रीवैल्यूएशन सरप्लस अपनी इक्विटी के अंदर दिखाती है। ये वो पॉइंट्स हैं जो बीइंग एन एनालिस्ट आपको देखने हैं। एक हेड आपको लॉस की सूरत में इनकम स्टेटमेंट के अंदर नजर आ रहा है, और उसी जगह पे एक मेथड आपको रीवैल्यूएशन सरप्लस का हेड नजर आ रहा है इक्विटी के अंदर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों में फर्क क्या है, कि कंपनी ने एसेट की रीवैल्यूएशन मॉडल परफॉर्म की है, उसके अकॉर्डिंगली लॉस या सरप्लस जो है वो बुक हुआ है। अब एक डेट पे तो आपने उसकी रिवैल्यूएशन परफॉर्म कर ली, अब दोबारा से आपने उसकी सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन परफॉर्म की। अब जब सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन परफॉर्म की, एक एसेट जिसका ऑलरेडी आपने लॉस बुक किया हुआ था, ठीक है, तो अब जब अगला आपने रिवैल्यूएशन डेट सेट किया और उसमें जब आपने देखा तो उसमें आपको गेन नजर आया, राइट। तो मान लो मैं उसी नंबर्स को उठाता हूँ, 100 में से 70 रुपए का आपको लॉस अमाउंट नजर आया, तो 30 रुपए का लॉस था, वो 30 रुपए का लॉस आपने बुक किया इनकम स्टेटमेंट के अंदर। अब जब आगे चल के सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन परफॉर्म की तो आपको गेन नजर आया, और वो जो गेन का डिफरेंस था लेट से वो था 20 का। तो ऐसी सूरत में अब आपको पहले लॉस को एडजस्ट करना होगा। वो जो 30 रुपीज का लॉस आपने बुक किया हुआ है उसमें से 20 रुपीज को रीएडजस्ट करोगे और 10 रुपीज का लॉस जो है वो आप दिखाओगे। और अगर इसी को वाइजे वर्सा कर लें कि आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस दिखाया हुआ है इक्विटी के अंदर, 30 रुपए का सरप्लस दिखाया हुआ था, अब आपका 20 रुपए का लॉस हुआ, तो ऐसी सूरत में अब पहले आप उस सरप्लस को एडजस्ट करोगे, कि वो जो 30 रुपए का रुपीज का लॉस था अब वो 30 का नहीं है, अब वो उसमें से 20 लेस करोगे, अब आप दिखाओगे 10 रुपीज का लॉस, ठीक है। और उसके बाद जो डिफरेंशियल का इम्पैक्ट होगा फिर वो आगे चल के आप अपने अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एडजस्ट करोगे। तो जो मोटी बात आपने समझनी है, लॉस अगर होगा तो वो इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा, लेकिन अगर गेन होगा तो वो रीवैल्यूएशन सरप्लस की सूरत में इक्विटी का पार्ट बनेगा, फिर वो इनकम स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनेगा।